कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो खम्मा घड़ी ऐसे ही बोलते हैं ना? तो इसका जवाब क्या देते हैं आप लोग फिर? यही बोलते हैं, खम्मा घड़ी खम्मा। चलिए, आप सबका अपने शहर में बहुत बहुत स्वागत है। करना तो आपको मेरा चाहिए, लेकिन मैं आपका कर देता हूँ क्योंकि मैं आपके शहर में आया हूँ, आप तो अपने ही शहर में हैं। जो बच्चे इस क्लासरूम में नहीं है, बाकी क्लासरूम्स में हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। जैसे ये सेशन खत्म होगा मैं उस क्लासरूम में आऊँगा और आप सबसे मिलकर ही जाऊँगा, एकदम चिंता मत कीजिएगा। तो जब ये सेशन खत्म हो, इस क्लास के बच्चे जाएंगे, बाकी सभी क्लास के बच्चे बैठे रहेंगे। मैं सब में जाके सबसे मिलके फिर आपको विदा करूँगा। विदा मतलब सामान्य रूप से, डोली वाला विदा नहीं। वो उसमें तो समय है भी आप लोगों का, लेकिन सामान्य विदाई करेंगे। चलिए, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके दृष्टि के बारे में फिर आज की बातचीत शुरू करते हैं। एक तो आप सबसे निवेदन है कि मास्क जिसने नहीं पहना है पहन लें। और भारत में जैसे लोग हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि पुलिस परेशान ना करे, इसलिए नहीं कि गिरेंगे तो खोपड़ी खुल जाएगी। उसी तरह से मास्क भी भारत में लोग इसलिए पहन रहे हैं कि सरकार परेशान ना करे, इसलिए नहीं कि वायरस को परेशानी हो। तो सरकार तो अपने नियम जो बनाती है, लेकिन इसका असली उद्देश्य ये है कि हम सुरक्षित रहें। और जैसे सेकेंड वेव की खबरें सुनने में आ रही हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहना भी चाहिए। तो जिसने मास्क नहीं लगाया है, हम दे सकते हैं, हमारे पास मास्क हैं आप सबके लिए, अगर दिक्कत आए तो। जिसके पास ना हो हाथ खड़ा कर दें, हम आपको मास्क प्रोवाइड कर देंगे। पानी की बोतल आप सबको मिल गई है ना? हाँ, तो पीना हो तो शेयर मत कीजिएगा, अकेले ही उसका सेवन कीजिएगा। जिसने मास्क लगाया है केवल किंतु नाक के नीचे लगाया है, तो ये कॉस्मेटिक चीज़ नहीं है कि इससे आप और सुंदर दिखें। इसका असली पर्पज़ ये है कि कोरोना वायरस को रास्ता ना मिले। कई लोग नाक के नीचे लगा के, यानी कि लगा तो रखा है। जैसे कई लोग बाइक पे हेलमेट हाथ में लेके चलते हैं कि पुलिस वाला उसको दिखा देंगे कि है हेलमेट हमारे पास। तो मास्क नाक से नीचे होना और हेलमेट हाथ में होना एक ही बात है। नुकसान उतना ही होगा, केवल कानूनी बात हो जाएगी। चलिए, अब सब आप लोग अच्छे भी दिख रहे हैं और लग रहा है कि हम मिलके कोरोना वायरस को हरा ही देंगे। ठीक है। तीसरी बात ये कि आज जब इस चर्चा के लिए मैं आ रहा था, तो मैंने यहाँ की टीम से पूछा कि बच्चों की क्या क्या जिज्ञासाएं हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आप आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि आप ही बच्चों से बात करेंगे, वो आपको भी बताएंगे। तो मुझे लगा कि एक क्लास में हर बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको भी जाननी होंगी, मुझे बतानी भी होंगी। तो फिर हमने तय किया कि मैं एक नहीं बल्कि 3 सेमिनार लूँगा। एक तो आज ही, एक सेमिनार आज से 4 दिन बाद 18 तारीख को, जिस दिन से RAS का बैच हमारा शुरू है पहला, और एक सेमिनार 2 अप्रैल को, जिस दिन से IAS का पहला बैच शुरू हो रहा है। तो जिस दिन IAS का बैच है उस दिन हम पूरी बात करेंगे सिर्फ IAS के बारे में। एग्ज़ाम कैसे है, प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, कट ऑफ क्या होती है, वो सब बातें विस्तार में करेंगे। 4 दिन बाद जब RAS का शुरू करेंगे बैच, तो उस दिन हम RAS के बारे में सब तकनीकी बातें, कि उसमें वही सब पेपर कितने, पढ़ना कितना है, क्या छोड़ सकते हैं, उस तरह की सारी बातें। और आज जो करेंगे वो एक बुनियादी बातचीत करेंगे, जिसमें आपके बहुत सारे सवाल भी होंगे। सवाल एग्ज़ाम को लेके और सामान्य रूप से करियर को लेके भी जो सवाल बनते हैं IAS और RAS से, वो सब। थोड़ा सा मैं वो सब बातें बताऊंगा जो आपके मन में जिज्ञासाएं होंगी जानने की, ताकि स्पष्ट हो जाए। दरअसल 1999 से 2018 तक तो हम लोग केवल दिल्ली में ही काम कर रहे थे, वहीं फोकस थे पूरी तरह से। और ऐसा नहीं कि वहाँ हम खुश नहीं थे, बहुत खुश भी थे, सब बढ़िया ही था। फिर हमारी टीम बड़ी होती गई, जिसमें टीचर्स भी, नॉन टीचिंग स्टाफ भी, करीब 700 लोगों की टीम दृष्टि में काम करती है इस समय, जिसमें मतलब पब्लिकेशन भी, वेबसाइट भी, यूट्यूब चैनल भी और बहुत सारी चीज़ें। आपके आंसर चेक करने के लिए करीब 80 लोगों की टीम काम करती है, जो दिल्ली, प्रयागराज समझते हैं आप लोग ना? इलाहाबाद का ही नया नाम रखा गया है। तो फिर टीम ने तय किया कि अब थोड़ा सा बाहर निकले।
हमने एक सर्वे किया तो अंत में तय हुआ कि सबसे पहले प्रयागराज जाएंगे। तो आपको शायद पता हो कि 2 साल पहले हमने वहाँ शुरू किया था। तो जब मैं पहली बार वहाँ गया तो वहाँ जिस तरह की बातचीत हुई, मैं जो सोच के गया था और जो बात हुई उसमें एकदम अंतर था, क्योंकि बच्चों के अलग प्रश्न थे। तो आज मैं उसी माइंडसेट से यहाँ आया हूँ कि आप जो जानना चाह रहे हैं मैं पहले उसका जवाब दूँ। कुछ बातें मैं समझ रहा हूँ आप क्या चाह रहे हैं, मैं बता देता हूँ, फिर आपके सवाल आपसे लेंगे, उन सब पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो बातचीत होनी है, मैंने अब तक आपको ये बताया कि हम 3 वर्कशॉप करेंगे। आज पहली है जनरल वर्कशॉप है, और हम ये वर्कशॉप्स बाद में यूट्यूब पे भी डाल देंगे, ताकि अगर आप किसी में ना आ पाएँ, जानना चाहें तो वहाँ से देख भी लें, उसका तनाव मत लीजिएगा, ठीक है। आज आप सामने सुन रहे हैं, अगली बार शायद ना आ पाएँ तो यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, आने का मन करे तो आ जाइएगा, जैसा आपको अच्छा लगे। दूसरा, अब मैं बात शुरू करूँगा उससे पहले एक सैंपल मैं आपका जानना चाह रहा हूँ, ताकि मेरा फोकस ठीक रहे। आप में से कितने ऐसे बच्चा बोलना ठीक है, बुरा तो नहीं मानते आप लोग? वैसे मैं जानता हूँ आप लोग बहुत छोटे नहीं हैं, मतलब वयस्क हैं सब लोग, तो फिर भी अब एक उम्र के बाद ना मुंह से बच्चा ही निकलता है, फिर क्या करें। और टीचर्स को तो ये दिक्कत बहुत जल्दी हो जाती है, वो सबको बच्चा ही बच्चा बोलते रहते हैं। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आईएएस के बारे में सोच रहे हैं, आरएएस से मतलब नहीं है उनको? अरे बाप रे, ये तो हमारे अनुमान से एकदम उल्टा निकला, ठीक है। और कितने ऐसे हैं जो सिर्फ आरएएस के बारे में सोच रहे हैं, आईएएस से मतलब नहीं है उनको? अच्छा, तो मोटी मोटी बात अगर मैं कहूं तो हाथ उठाने वालों में से 4/5 आईएएस, 1/5 आरएएस। और ऐसे लोग जो आईएएस और आरएएस दोनों सोच रहे हैं कि दोनों पे ही ट्राई करेंगे, ये संख्या भी लगभग 1/5 के आसपास है, ठीक। देखिए, सबसे बड़ी संख्या होती है हाथ न उठाने वालों की, मैं उसको हटा के बात कर रहा हूँ, ठीक। तो जो हाथ कहीं भी नहीं उठाते उनको हटा के बात करें तो बाकी में से 60% केवल आईएएस, 20% केवल आरएएस, 20% आरएएस प्लस आईएएस, ठीक है। तो मेरा फोकस बातचीत का इसी तरह से रहेगा। अब एक बात और बताइए, क्या आप में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक एग्जाम दिया है कम से कम एक बार? कोई भी आरएएस या आईएएस का हाथ खड़ा कर लें। कम लोग हैं, तो इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़्यादा लोग फ्रेशर्स हैं, बहुत ज़्यादा अब तक पढ़ाई नहीं की है, अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर एक बात और बताइए, क्या आप में से ऐसे लोग भी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, वो हाथ खड़ा कर लें। अरे बाप रे बाप, ये सारे के सारे बच्चे स्कूल से आए हैं लगता है, स्कूल या कॉलेज से, है ना? अच्छा, स्कूल वाले भी हैं क्या? स्कूल वाले बच्चे हाथ खड़ा करें। 5 बच्चे स्कूल से आए हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th कंप्लीट हो गई, चलिए हो गया फाइनली। आपका 10th में हो? बैठो 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 बैठो। बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग। 10वीं क्लास में लूडो खेलने के बजाय आप यहाँ आ गए हैं, गुड, बहुत बड़ी बात है। मैं आपका फैन बन गया हूँ। मैं आपको एक दिन के लिए ना आपकी सेवाएं लूँगा। मेरा एक बेटा है, आपसे थोड़ा ही छोटा है, बहुत पढ़ता नहीं है, थोड़ा सा उसे समझाइएगा कि कैसे 10वीं क्लास में ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि वो करेगा नहीं, मेरा बेटा है तो नहीं करेगा, मैं जानता हूँ, मैं भी नहीं पढ़ता था तो वो भी कैसे पढ़ेगा, लेकिन तब भी मैं आपसे हेल्प लूँगा इस मामले में। अच्छा, तो ये तो मतलब बोलते हैं ना, जज्बात बदल दिए, अचानक मिजाज बदल गया। तो मैं तो छोरी सोच के आया था कि वयस्क लोगों से बातचीत होगी, तो बच्चे निकले यहाँ तो। और बाल श्रम का केस ना बन जाए मेरे खिलाफ कि छोटे बच्चों को बिठा के टॉर्चर किया उनको 2 घंटे तक, ऐसा कोई केस ना बन जाए, तो चिंता ये भी है। चलिए, अब मैं समझ गया। आप में से लगभग 70-80% बच्चे ऐसे हैं जो भी कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, साथ में तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जो एक बार एग्जाम दे चुके हैं और अब थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। ज़्यादा को आईएएस से मतलब है, जो मेरे लिए सबसे रोचक बात है कि ज़्यादा को मतलब आईएएस से है, और 40% को सिर्फ आरएएस या आरएएस से भी है, मतलब ये कुल इक्वेशन बनी। अब मैं इसी को ध्यान रख के आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि आज की जो बातचीत है उसमें मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, और उसके बाद अंत में हिस्सा होगा कि आपके सवाल क्या क्या हैं।
तो सबके सवाल तो संभव नहीं होगा लेना, लेकिन जो मुख्य 8, 10, 15 सवाल होंगे उनको लेके हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जो मैं सोच के आया हूँ, एक शब्द लिख लेते हैं, एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है किसी मीटिंग में कौन कौन से पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो बातचीत की विषय वस्तु क्या रहने वाली है। एक तो मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जयपुर को लेकर यूं ही बताना चाह रहा हूं कि हमने जयपुर आने का ही फैसला क्यों किया। इसका कोई बहुत खास मतलब नहीं है, लेकिन बताने से शायद आपको थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन मिले। मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं 5-7 मिनट में। उसके बाद ये कि हम यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज शुरू करने वाले हैं, और उसमें जैसे RAS में क्या क्या रहेगा, IAS में क्या क्या रहेगा, वो सब बातें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तीसरी बात, जो मुझे पता लगा कि हमारी काउंसलिंग टीम लगातार परेशान है इस बात से कि बच्चे आते हैं, बोलते फैकल्टीज़ का नाम बताओ सबके। उनको सबके नाम पता नहीं, अभी भी नहीं पता उनको, सिर्फ मुझे ही पता है। तो मैंने कहा था कि ठीक है, मैं जब आऊँगा ना बच्चों को बता दूंगा। तो उनका रोज़ फ़ोन आता है कि नहीं, या तो खून खराबा हो जाएगा, आप बता ही नहीं रहे। बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। अच्छा, राजस्थान की एक छवि पहले से मेरे मन में है। मैं खुद हरियाणा से रहा हूँ, तो मिलती जुलती छवि है, कोई बहुत दूर का मामला नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मेरी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है, मैं हैंडल कर लूँगा बच्चों को, आप चिंता मत करो। तो ज़्यादा होगा तो 2 वो सुनाएंगे, 2 मैं सुना दूंगा, तो ठीक हो जाएगा। बैलेंस करना पड़ता है, फिर मामला ठीक हो जाता है। तो जो तीसरी बात आपके मन में बहुत ज़्यादा आ रही होगी, फैकल्टीज़ कौन कौन है, तो ये भी आज डिस्कस कर लेंगे, पूरी बात समझ लेंगे। चौथी बात, आप में से कई लोगों के मन में एक सवाल ये भी रहता होगा कि हम दिल्ली जाएं या जयपुर में रह के पढ़ें, है ना। कितने लोगों के मन में ये सवाल है कि दिल्ली जाएं या जयपुर में रह के पढ़ें। करीब 25% के आसपास मान लेते हैं, बैठिए, ठीक है। तो इसका भी मतलब मैं इसका उत्तर यूँ दूंगा कि हम यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं देने वाले हैं और दिल्ली में क्या क्या सुविधाएं हैं, फिर आप तुलना कर लीजिएगा, कितना आसान तरीका है। तो जो अन्य फैसिलिटीज़ हैं वो हम क्या देने वाले हैं, ठीक है। जब ये 4 बातें हो जाएंगी, मेरी तरफ से बात पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर आपका एक क्वेश्चन सेशन, क्या बोलते हैं संसद में, प्रश्नकाल जिसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन सेशन, आपके जो भी सवाल हो, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि 8-10 सवाल बहुत महत्वपूर्ण शुरू में ही बता दें, मैं उनको भी साथ में लेके चल पड़ूंगा। और अगर आपको लगता हो कि हम सवाल बाद में लें आपके, तो बाद में भी ले सकते हैं। ये सब आपके हिसाब से होगा, आप ही संसद के सभापति हैं, आप जो तय करेंगे वैसे ही होगा। क्या चाहते हैं, पहले मैं ये सब बता दूं, बाद में सवाल पूछेंगे आप, ठीक, चलिए ऐसा ही कर लेते हैं। तो जो शुरुआती बातचीत हमारी है वो ये है कि हम जयपुर ही क्यों, मैं थोड़ा सा आपको ये बता के बात शुरू करता हूं। और आप लोग कितने घंटे पढ़ लेते हैं एक बार में, मतलब मैं कब तक बात कर सकता हूं आपसे, थकते नहीं। मेरे मन में राजस्थान की छवि ये कि यहाँ के लोग बहुत जीवट वाले होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। ये छवि सही है या गलत बना दी किसी ने, सही है ना। हालांकि पहला दिन है और आप लोगों की उम्र को देखते हुए मैं ऐसा टॉर्चर नहीं करूंगा आपके साथ। अगर आप सब लोग वयस्क होते तो अलग बात थी, अब बच्चों के साथ तो वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा ना कि हर 2 घंटे बाद उनको मुगली हुट्टी वगैरह कुछ मिलता रहे बीच बीच में, ताकि वो मजबूत रहे। तो करीब 2-2.5 घंटे बात करेंगे, उतने में हो जाना चाहिए। जयपुर क्यों, पहला सवाल ये है। देखिए, 2 साल पहले जब हमने पहली बार प्रयागराज में एक शाखा शुरू की, तो मेरे मन में भी डाउट था कि हम कैसा परफॉर्म करेंगे, जो हम दिल्ली में कर पा रहे हैं वैसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हम गए, कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन हल्का सा दुविधा का भाव भी था। पर 2 साल का अनुभव हमारा बड़ा अच्छा है वहाँ का, बहुत ही अच्छा। हम 6 महीने में ही समझ गए थे कि चीज़ें बहुत स्थिर हैं, शांत हैं, बेहतर हैं। वहाँ के बच्चों से मैं लगभग हर महीने वहाँ जाता हूँ और हर बैच में जाके बच्चों से बात करता हूँ। अभी भी मैं फरवरी के अंत में वहाँ गया हुआ था, तो वहाँ करीब 10 बैच हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम के मिला के, मैं सबसे मिला। मेरे जाने का पर्पज़ ये होता है कि उनके मन में कोई दुविधा हो, कोई सुविधा कम मिल रही है, कुछ और मिलना चाहिए, तो वो मुझे कह सकें और मैं वो चीज़ करवा दूँ। देखिए, दृष्टि में जब मैं कहता हूँ ना कि हम यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब हम किसी खास व्यक्ति से बात नहीं करते हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि टीम दृष्टि आ रही है।
और टीम दृष्टि 700 लोगों की टीम है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। मैं सबका मालिक नहीं हूँ, मैं सबका माई बाप नहीं हूँ, मैं उन सब में से एक हूँ। मेरी भूमिका है किसी नए कोर्स को डिज़ाइन करना, टीचर्स का सिलेक्शन करना, नोट्स कैसे बनेंगे, कैसे मिलेंगे बच्चों को, ये सब डिसाइड करना, वेबसाइट पे क्या कंटेंट जाएगा, यूट्यूब पे क्या क्या जाना चाहिए, ये सब तय करना, इन सबको सुपरवाइज करना। और अंतिम रूप से अगर दृष्टि में किसी प्रकार का असंतोष आपको हो तो उसकी अंतिम जिम्मेदारी मेरी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ के सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, इसका मतलब सिर्फ ये कि आपको कोई कमी ना हो, ये जिम्मेदारी मेरी है। और हो गई है तो उसका संशोधन कैसे हो, समाधान कैसे हो, वो मेरा काम है। तो यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं लगभग हर महीने आपसे आके ये सब सवाल पूछूंगा कि सब चीज़ें ठीक है या नहीं, और कुछ ठीक नहीं होगा तो उसको मैं सॉल्व करूँगा। खैर, तो प्रयागराज के 6 महीने बाद ये स्पष्ट हो गया कि हम ऐसा कर सकते हैं। और मैं समझ नहीं पाया कि प्रयागराज में इतना ज़बरदस्त रिसेप्शन क्यों मिला हमें। जैसे आज मैं यहाँ आया, ये मेरी कल्पनाओं से परे था कि आप उठ के तालियां बजाने लग जाएंगे, ये मेरी कल्पनाओं में कभी नहीं आया था। ये था कि बच्चे होते हैं, मतलब संख्या होगी, बच्चे खुश होंगे। उसकी एक वजह ये कि यूट्यूब पे आपने मुझे देखा होगा तो आपको लगता होगा कि देखा हुआ आदमी है तो अच्छा लग रहा होगा, तो ठीक है, वो सब एक वजह होती है। लेकिन ऐसे रिसेप्शन की उम्मीद मुझे नहीं थी, वहाँ भी नहीं थी। वहाँ ये नहीं था कि तालियां बहुत बजी, लेकिन जब मेरी वर्कशॉप हुई उसके बाद जब बैचेस बने तो जिस तरह से बच्चे आए क्लासेस में, मैंने उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है। मुझे बड़ा सरप्राइजिंग सा रीज़न पता लगा। उन्होंने कहा कि सर, दिल्ली के कई इंस्टीट्यूट्स आए इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उन सब ने मिलकर दिल्ली की छवि इतनी खराब कर दी है कि आएंगे, कुछ महीने होगा, भाग जाएंगे, सिलेबस पूरा नहीं करेंगे, नोट्स नहीं देंगे। इस तरह के इतने इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि हमें ना विश्वास करने का मन नहीं करता है। और आपने जो शुरू में बातें कही, हमें विश्वास थोड़ा सा जम रहा है तो हम आए हैं। अब ये आपके हाथ में कि आप विश्वास बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो हमें करीब 2 साल हो गए हैं, हमने विश्वास बना रखा है वहाँ पर। और उसका परिणाम ये है कि मतलब वो हमारा सेकंड होम की तरह से है। वहाँ पर हमें कभी ये फील नहीं होता कि हम किसी और शहर में गए हैं। यहाँ तो आज मैं पहली बार आया हूँ, आज का अनुभव मेरा वैसा वैसा कुछ कुछ बन गया है। धीरे धीरे समझ में आएंगी ये बातें। तो फिर हमने तय किया 6 महीने बाद कि अब एक शहर और चुनते हैं। और दिमाग में क्या था, लखनऊ था, जयपुर था, इंदौर था, पटना था, अलग अलग वजहों से। मेरी पत्नी पटना की है तो उनका स्वाभाविक रुझान पटना की तरफ था। उनका मन था कि इसी बहाने मायका देखती रहूंगी बीच बीच में, और मैं स्वाभाविक रूप से इसलिए टाल रहा था कि पटना ना जाएं भी। ये सब उनको बोल मत देना, वैसे यूट्यूब पे जाएगा तो नहीं, वैसे वो आई हैं, वो सुन भी रही हैं, अभी भी सुन रही हैं, तो जो मेरे साथ होना है वो तो होना ही है, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है। फिर इंदौर एक बड़ा सुंदर शहर है तो उसको लेके भी रुझान था। आप मध्य प्रदेश से स्पेशली हैं इस काम के लिए, और मैं दिल्ली से स्पेशली आपसे मिलने आया हूँ यहाँ पर, देखिए। और लखनऊ तो लखनऊ है, उसकी कहावत है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, तो वहाँ जाते मुस्कुराहट आने लगती है। अच्छा शहर है, मतलब जयपुर भी बहुत शानदार शहर है, लखनऊ भी शानदार शहर है। और अंत में मैं जयपुर चुना 2 वजहों से। एक तो है स्ट्रेटेजिक वजह है, स्ट्रेटेजिकली हिंदी में रणनीति शब्द चलता है, रणनीतिक वजह है। और दूसरी है अन्य वजहें, जिनको आप भावनात्मक वजहें कह सकते हैं। जैसे हम लोग जब दिल्ली से निकलते हैं, हम लोग थोड़े बहुत घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग हैं, घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है हमें। और घूमने का मतलब हमारे लिए होता है कार से घूमना। हम मतलब ट्रेन से, हवाई जहाज़ से, उन सब में रुचि नहीं रखते। हमारी प्रेफरेंस होती है कार में बैठे, घर से निकले और रास्ते में तय किया किस तरफ जाना है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मुंह से निकल गया मुंबई, तो दिल्ली से मुंबई चले गए, गोवा चले गए, कर्नाटक चले गए। ऐसा हम कई हरकतें कर चुके हैं, पहले कई बार कर चुके हैं। तो इन सारी यात्राओं में पिछले 10 साल में जो शहर सबसे ज़्यादा हमने देखा वो जयपुर है। मेरा ख्याल है कि अब तो मैं इस वजह से आया हूँ
अदरवाइज भी साल में कम से कम 6 बार तो मैं जयपुर आता ही हूँ। बताता नहीं हूँ किसी को, चुपचाप आता हूँ परिवार के साथ, और चौकी धानी से लेकर यहाँ का सारा जो जयपुर का इकोसिस्टम है उससे मैं परिचित हूँ। और इसकी शुरुआत बहुत रोचक है। आज से करीब 25 साल पहले 2000 मतलब 1993-94 के आसपास की बात है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का डिबेटर था। तो वहाँ से डीयू की टीम में सिलेक्ट होकर मैं जयपुर विश्वविद्यालय के फेस्टिवल में, घूमर नाम से होता था उस समय, अभी भी होता है घूमर नाम से, हाँ, बड़ा अच्छा फेस्टिवल, 3 दिन करीब चलता था उस समय, अभी भी शायद ऐसे ही होता होगा, 3 दिन का होता है ना। तो यहाँ आया, यहीं के एक हॉस्टल में रुका 3 दिन, अगले साल फिर आया, अगले साल फिर आया, 3 साल तक आया। तो मुझे एक वो यूनिवर्सिटी साथ में बिरला मंदिर शायद उसके एकदम साथ में है ना, वहीं इतना घूमना फिरना हुआ कि तब से मेरे दिमाग में ये शहर बस गया है। ये तो भावनात्मक वजह है कि मुझे जयपुर अच्छा लगता है, मुझे भी, मेरे परिवार को भी। लेकिन ये पर्याप्त वजह तो है नहीं। अच्छा तो मुझे ऊटी भी लगता है, अच्छा तो नेपाल भी लगता है, तो नेपाल में जाके थोड़ा खोल लेंगे। असली वजह जो है मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वो ये है कि राजस्थान को लेकर पिछले 10-15 सालों में ना एक अजीब सी क्रांति है यहाँ पर। पता नहीं आप इसके साक्षी हैं या नहीं, साक्षी तो हैं, पर आप इस बात को रियलाइज करते हैं या नहीं। 15-20 साल पहले जब मैं एग्जाम दे रहा था, मैंने 1996 में एग्जाम दिया था पहली बार, मेरा सिलेक्शन उस साल हुआ भी था, तो हम राजस्थान को जीएस में पढ़ते थे और मैंने केवल जयपुर देखा हुआ था उसी 2-3 साल। तो राजस्थान की जो छवि बनती थी दिमाग में, एक तो बीमारू राज्य, ये शब्द सुना है आप लोगों ने, एक छवि बनती थी कि पूरे भारत में महिलाओं की साक्षरता और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा की दृष्टि से सबसे कमजोर राज्यों में से एक, जहां बालिका हत्या सबसे ज्यादा होती है, बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं, अखा तीज वगैरह पे आज भी, अब उतना शायद नहीं है लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा ऐसा सुनने में आता था, अभी भी है मैं जानता हूं, लेकिन आज से 20-25 साल, मतलब 25 साल में सामाजिक परिवर्तन जितना आमतौर पे होता है, राजस्थान में पिछले 25 साल में करीब 100 साल का परिवर्तन हुआ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। फिर 1980s में एक रूप कंवर सती कांड हुआ था, आपको शायद पता होगा, एक सती का उदाहरण आया था, वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ, तब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो एक ऐसी छवि थी कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ सा, जहां पर महिलाओं के अधिकार कम हैं, जहां शिक्षा बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा राज्य है, बीमारू है, आर्थिक विकास ज्यादा नहीं है। तो हम जीएस के आंसर्स में राजस्थान को इस तरह से लिखा करते थे। अच्छा, उस दौर में हमारे फ्रेंड सर्कल में, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था और बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते थे, हम भी हुए और भी कई लोग हुए। राजस्थान के विद्यार्थी हमारे सर्कल में नहीं के बराबर होते थे। उस समय का प्रोपोर्शन क्या था कि 60-70% बिहार, 25% के करीब उत्तर प्रदेश और बाकी सारे राज्य मिला के 10-15%। मैं डीयू की बात कर रहा हूं कि वहां क्या माहौल था। जैसे 1960s, 60s, 70s के बीच में आप पाएंगे कि 70-80% आईएएस ऑफिसर तमिलनाडु और केरल से बने थे। उसकी वजह वहां के सामाजिक संघर्ष में छिपी हुई थी कि वहां के जो सवर्ण जातियां थी, उनके पास अपना अस्तित्व मेंटेन करने का एक ही तरीका था कि बहुत शानदार नौकरी में जाएं, आईएएस में जाएं, आईपीएस में जाएं, ताकि वहां के सामाजिक द्वंद्व को वो हैंडल कर सकें। इसलिए आप देखेंगे कि 2000 से 2020 के बीच में जो आईएएस रिटायर हो रहे हैं, उनमें से अधिकांश आपको केरल तमिलनाडु के दिखेंगे, जो बड़े पदों पर दिखेंगे, आजकल भी दिखते होंगे। उसकी वजह वो है 1960-70s का तनाव वहां का। तो राजस्थान हमें नहीं दिखता था, बहुत कम। फिर जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो इक्का दुक्का उदाहरण, जैसे मुझे ध्यान है कि एक लड़का था सुनील जोशी नाम का, आईपीएस है वो राजस्थान से था और बहुत कमजोर परिस्थितियों में रह के उसने इतने सारे एग्जाम पास करते करते, छोटा एग्जाम, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, करते 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 मैं आईपीएस बना। मेरा बड़ा अच्छा मित्र है। तब मुझे एक चीज रियलाइज हुई थी कि मेहनत अगर करनी पड़े तो आदमी किस हद तक कर सकता है। धीरे धीरे ये अनुपात बढ़ना शुरू हुआ। मैं जब दिल्ली में होता हूं तो मैं अपनी हर क्लास में बच्चों से राज्य पूछता हूं, एक अनुपात समझने के लिए कि किस राज्य से कितने बच्चे आते हैं। अभी का जो अनुपात है,
आज से 10 साल पहले के अनुपात में राजस्थान का अनुपात शायद 5 से 10% का था, संख्या की बात कर रहा हूं मैं अभी। अब वो अनुपात करीब 20-22% के आसपास है, और यूपी का लगभग वैसा है, बिहार का काफी कम हुआ है इस बीच में, मध्य प्रदेश थोड़ा सा बढ़ा है, राजस्थान लगभग डबल हुआ है। लेकिन रोचक बात क्या है कि राजस्थान से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20% है, लेकिन जब मैं रिजल्ट में देखता हूं तो रिजल्ट में उनका अनुपात 60% से ऊपर है। आईएएस की परीक्षा में मैं दृष्टि की बात कर रहा हूं, सैंपल साइज मेरा उतना ही है, अभी मैं दुनिया भर की बात नहीं कर सकता हूं। पिछले 3-4-5 साल में जो रिजल्ट आता है उसमें राजस्थान की भूमिका 60% के आसपास है, जबकि उनकी संख्या 20% के आसपास है। और ये केवल टोटल सिलेक्शंस की बात नहीं है, अब टॉपर्स को देखेंगे तो वहां भी ये बात है। अगर मैं पिछले हिंदी माध्यम के 5-6 टॉपर्स की बात करूं तो उनमें से एक व्यक्ति का नाम है प्रेम सुख डेलू। प्रेम सुख डेलू अभी गुजरात कैडर में अहमदाबाद में पोस्टेड हैं, डीसीपी हैं। अभी उनका विवाह भी हुआ है कुछ दिन पहले, और बहुत ही शानदार ऑफिसर है। मतलब जो उनकी वहां ख्याति है, पता नहीं आपको अंदाजा है या नहीं। अगर आप अहमदाबाद के अखबार पढ़ लेंगे ना तो दंग रह जाएंगे कि ख्याति का क्या स्तर उनका वहां पर इस समय है। जी, मतलब मैं जितनी बातें कह रहा हूं आप उनको टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपको एनकरेज करने के लिए झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सच्ची बातों से भी एनकरेज किया जा सकता है। नहीं, मैं ऑफेंड नहीं हो रहा, मैं आपसे क्या ऑफेंड होऊंगा, आप छोटे बच्चे हैं आप लोग, तो बताइए कि स्कूल से आए तो फिर क्या ऑफेंड होना है ना। ये कह रही है कि सच में 20 और 60 का अनुपात है, ये आप हमें एनकरेज कर रहे हैं। मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा, इससे मैं एनकरेज होकर यहाँ आया हूँ, है ना। आपको तो मैं क्या एनकरेज करूंगा, ठीक है। ये सच का अनुपात है। और अगर आप चाहें तो एक काम कीजिएगा, मेरे पास अभी तो पूरी फाइल्स नहीं है, अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो मैं पिछले 2-3 साल के जो रिजल्ट्स हैं हिंदी मीडियम के स्पेशली, वो सारे रिजल्ट्स देता हूँगा सामने, स्टेट का नाम लिख के। आप खुद परसेंटेज निकालिएगा, ठीक है। ये 60 का 65 ही निकलेगा, उससे कम नहीं निकलेगा, ठीक। दूसरा, एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, गंगा सिंह राजपुरोहित। गंगा सिंह राजपुरोहित का शायद 2015 अटेम्प्ट था शायद, और उनका तो रैंक भी बड़ा शानदार था। अच्छा, अगर आप एक साल और पीछे जाएं थोड़ा सा प्रेम सुख से भी, तो एक व्यक्ति जो राजस्थान कैडर में ही आईएएस है, उनका नाम है नाथमल डिडेल। जानते हैं इनके बारे में? नाथमल डिडेल का मेरे ख्याल से 33वां या 35वां रैंक था आईएएस में, हिंदी माध्यम से थे, मेरे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी थे। 2012 एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ, 13 में आईएएस बने थे। राजस्थान में ही है, भरतपुर में डीएम शायद थे कुछ दिन पहले, अभी वो हायर एजुकेशन में शायद मिनिस्ट्री में है, संभवतः, मुझे लेटेस्ट आइडिया नहीं है, लेकिन जो आखिरी अनुमान है वो यही है। इसके बाद पिछले 2 साल में जिस व्यक्ति ने टॉप किया उसका नाम है रवि कुमार सिहाग, वो भी राजस्थान से है। ये सारे राजस्थान से हैं। अब भरोसा जमना शुरू हुआ आपको इस बात से होना शुरू हो गया भरोसा। ऐसे ही नहीं आया हूं मैं यहाँ पर बहुत सोच समझ के आया हूं। और हैं, बहुत हैं। मैं तो केवल अभी एक टॉपर की बात लेके चल रहा हूं कि हर साल में जो व्यक्ति टॉप कर रहा है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे तो नाम राजस्थान के रहने वाले, दृष्टि से पढ़ के आईएएस आईपीएस बनने वाले व्यक्तियों की संख्या कम से कम 200 है, और 50 तो मैं आपको याद करवा ही सकता हूं अभी भी। तो अभी पर्पस वो नहीं है, अभी पर्पस सिर्फ ये देखना है कि जो पिछले 7-8 साल में टॉपर्स हैं, इंग्लिश मीडियम की बात भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पिछले साल टॉपर्स में नंबर 1 नंबर 2 दोनों इस शहर के लोग हैं, अभी मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं। अभी तो मैं सिर्फ हिंदी मीडियम का सैंपल ले रहा हूं, वो भी जिनसे मैं परिचित हूं व्यक्तिगत रूप से, उनकी बात कर रहा हूं। इस साल 2020 का जो रिजल्ट आने वाला है, देखिए हर साल पहले से अनुमान होता है कि कौन टॉप करेगा, ये कोई बहुत रेयर बात नहीं होती है। इतना ही होता है कि ये 4-5 बच्चे हैं, इनमें से कोई टॉप करेगा। इस बार भी है, अभी तो नाम बोलने का मतलब है नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में जो 5 या 6 लोग हैं उनमें से कम 2 या 3 यहीं से हैं। अब ये मत कहना कौन है ये तो खबर छपेगी तब बताएंगे, ठीक है।
तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ, एक से तो मेरा पर्सनली मिलना हुआ, लंबी बात हुई, और ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, सबसे मेरी बात होती रहती है, अक्सर होती है। गंगा सिंह और प्रेम सुख गुजरात कैडर में है, गंगा सिंह आईएएस हैं, प्रेम सुख आईपीएस हैं। नाथमल से बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ संवाद हो जाता है, वो राजस्थान में ही है। रवि अभी ट्रेनिंग पे है हैदराबाद में। इन सब में जो एक कॉमन फैक्टर मुझे लगा, मैंने इनसे कई बार पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि आप लोगों ने जो इतना अच्छा स्कोर किया, कुछ तो वजह होगी इसके पीछे। रवि, गंगा सिंह, नाथमल, ये तीनों मेरे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा परिचय ज़्यादा सघन है। इस बार जिनकी बात कर रहा हूँ उनमें से एक दो लोग भी ऐसे ही हैं, तो उनसे मेरा परिचय अच्छा खासा है। तो मैंने उन सबसे पूछा कि क्या खास बात है। प्रेम सुख ने, गंगा सिंह ने और इस बार के संभावित टॉपर्स में से एक दो ने मुझे एक ही उत्तर दिया, रवि ने भी उत्तर दिया। और उन सबका सार निकालूं तो सार एक ही है, वो है मेहनत। और वो कहते हैं कि सर हम जहां से हैं ना, मतलब वो खुल के नहीं कहते कि इसलिए हम मेहनत ज्यादा कर लेते हैं कि वहां से हैं, ये मैं महसूस करता हूं। प्रेम सुख ने कहा था कि सर पहली बार जब मेंस दिया तो कुछ आंसर छूट गए थे। आईएएस बनना बहुत आसान काम है, मैं आपको बता रहा हूं, मुश्किल नहीं है एकदम। मुश्किल केवल इसलिए कि बहुत लोग बनना चाह रहे हैं, इसलिए मुश्किल है। अगर कोई ये कहे कि आईएएस बनना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है, आसान काम है। अगर स्ट्रेटेजी ठीक हो, मेहनत आपको ठीक से करनी आती हो, तो आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। मतलब जीएस के 4 पेपर्स हैं आईएएस में, मेंस की बात कर रहा हूं अभी। मैं ये मान के चलूं कि प्रीलिम्स मेंस पता है आप लोगों को, है ना? हाँ, अगली क्लास में विस्तार में समझाऊंगा, आज तुम जनरल बातचीत कर रहे हैं। जो व्यक्ति मेंस के जीएस के चारों पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख के आ जाता है, छोड़ता नहीं है, ये अपने आप में लगभग पर्याप्त है कि वो कम से कम टॉप के कुछ लोगों में शामिल हो जाएगा, बशर्ते उसका वैकल्पिक विषय और निबंध अच्छा हो। कितनी सिंपल चुनौती है, आपको हर पेपर में सारे प्रश्नों का उत्तर पूरा कर देना है। अच्छा, हिंदी में लिखने में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में ज्यादा बच्चे हिंदी माध्यम के, कुछ इंग्लिश के भी होंगे, हम इंग्लिश में भी शुरू करेंगे 3-4 महीने बाद, तो वो तनाव ना लें इस बात को। ये बात निर्विवाद है कि हिंदी में लिखने की स्पीड इंग्लिश से थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि शिरोरेखा नहीं होती, मात्राएं नहीं होती, और इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो एक समय के बाद फ्लो बनता है, सारे अल्फाबेट्स जुड़ने लगते हैं आपस में, तो टाइम बच जाता है उससे। ये बात सब मानते हैं कि अगर आप अंग्रेजी में 7 मिनट में 200 शब्द लिखते हैं तो हिंदी में शायद 180-190 के ऊपर नहीं लिख पाएंगे समान गति से। अगर गति ही असमान है तो अलग बात है। तो एक तो चैलेंज यूपीएससी में है कि सारे पेपर पूरे करें कैसे, ऊपर से हिंदी माध्यम में चैलेंज थोड़ा और ज्यादा है और सघन है, तो वो कैसे करें। जो उत्तर मैं आपको बता रहा हूं वो इन्होंने भी दिया था और इन्होंने भी दिया था मुझे पर्सनल, जब हम बात कर रहे थे, दोनों का एक जैसा जवाब था। मैंने इस पर बल्कि पत्रिका में संपादकीय में भी 2 बार जिक्र किया इस बात का। प्रेम सुख ने बताया, अगले साल गंगा सिंह ने बताया 2 साल बाद, कि सर पहले मेंस में ना आंसर छूट गए थे, और हमें यह समझ में आ गया था कि आंसर अगर पूरे नहीं होंगे तो सफल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमने 1 साल तक केवल और केवल लिखने का अभ्यास किया, मतलब पढ़ाई तो सामान्य है ही, ज्यादा अनुपात रखा लिखने का अभ्यास पे। और लिखने का अभ्यास का मतलब क्या है कि 3 घंटे में पूरा यूपीएससी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है। और वहां दिक्कत ना आए इसलिए क्या किया, एक एक दिन में 3-3 पेपर लिखे, 9 घंटे। यूपीएससी के एक पेपर का मोटा मोटा मतलब होता है 4000 शब्द, एक एक दिन में 12-12 हजार शब्द लिखे। तो मैंने कहा बड़ी दिक्कत होती होगी बड़ा सर, शुरू में तो उंगलियां कांपती भी थी, उंगलियों के बीच में जहां पेन पकड़ते हैं वहां गड्ढे हो जाते थे, दरारें जैसी हो जाती थी, मतलब कभी कभी तो ये था कि हाथ उठता नहीं था, उसके बाद उंगलियों में पेन होता था। लेकिन 1-2 महीने होते होते चीजें आसान होने लग गई, और जब 3 पेपर हम आराम से लिखने लग गए, 3-3 घंटे में होने लग गए, तो यूपीएससी में तो ये हुआ कि 3 घंटे के पेपर में हमने करीब 2.25-3 घंटे में पूरा भी कर लिया, और उसके बाद थोड़ा समय रिवाइज करने के लिए, थोड़ा सा उसको सुंदर बनाने के लिए भी समय मिल गया।
और उन्होंने कहा कि अगर कोई इतना भी तय कर ले कि 3 घंटे में वो एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं, तो यूपीएससी में लगभग तय है कि ये व्यक्ति इस बार नहीं तो अगली बार सिलेक्ट हो ही जाएगा। इतनी मेहनत जो करने को तैयार हो वही इस रास्ते पे चले, वरना ये रास्ता आलसियों के लिए तो नहीं है एकदम। तो हमारे दिमाग में ये था कि जयपुर में कितने बच्चे पढ़ते हैं हमें अंदाजा नहीं था। हमें बताया गया था कि जयपुर में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ते हैं आईएएस के लिए, लेकिन मेरा तो आज का अनुभव अलग है। मुझे जो बताया गया था वो ये था कि आईएएस का क्रेज है ही नहीं यहाँ पर, आरएएस बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आईएएस तो इक्का दुक्का बच्चे मिलेंगे तो मिलेंगे। लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया कि सब झूठ फरेब है जो आपके बारे में फैलाया गया है, अफवाहें फैला दी गई हैं, जबकि आप लोग बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। तो मेरे मन में ये है, हिंदी माध्यम का रिजल्ट बेहतर करने के जो भी उपाय हो सकते हैं हम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ ऐसे कुछ कोहिनूर होंगे जो दिल्ली नहीं आ पा रहे होंगे। ऐसे कई बच्चे होते हैं। भाई दिल्ली में क्या होता है ना कि दिल्ली में क्लास करना मुश्किल नहीं है, वो जो 2 साल रहना है, हर महीने जो वहाँ 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा है जिंदा रहने का, जिंदा ही रहना वहाँ तो मतलब हवा भी इतनी अच्छी नहीं जितनी यहाँ पर है, सुंदरता भी इतनी अच्छी नहीं। सुंदरता मतलब सड़कों की, भवनों की, उन सब की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी तो पारखी नजरें ढूंढी लेती हैं, ऐसा क्या है। तो कुल मिला के जीवन तो यहाँ का बेहतर है ही। तो जो बच्चे वहाँ नहीं आ सकते, या बल्कि हम तो एक और योजना बना के लाए हैं। हम ये सोच के आए हैं कि जैसे मान लीजिए आप कॉलेज वाले बच्चे हैं, आप दुविधा में हैं कि दिल्ली जाएं कि ना जाएं, तो हमने उसका भी एक समाधान निकाल लिया है। जो बच्चे यहाँ आईएएस के लिए पढ़ेंगे वो 1.5 साल आराम से पढ़ें, ग्रेजुएशन के साथ साथ पढ़ें, और उसके बाद यदि आपका दिल्ली जाने का मन करे तो आपको दिल्ली आप जा सकते हैं इसी आई कार्ड पे। केवल और केवल जो फीस का डिफरेंस है थोड़ा सा, सिर्फ वो पे करना होगा, आपका एडमिशन वही काउंट हो जाएगा वहां पर भी। तो आपके लिए ये है कि आप आराम से यहाँ 1.5 साल प्रैक्टिस कीजिए। होता नहीं कि मैथ से पहले प्रैक्टिस सेशन चलता रहता है, प्रैक्टिस कीजिए। 1.5 साल बाद आपका मन करेगा नहीं, लेकिन अगर मन करे तो दिल्ली तो फिर है ही, राजधानी राजधानी है, वहां ही है। कुछ लोगों के मन में आता है कि जब तक मक्का मदीना नहीं जाएंगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो अगर मक्का मदीना जाने का बहुत मन है तो आइए, वहां भी आपका स्वागत है। लेकिन ऐसे बहुत बच्चे हैं जो नहीं जा सकते, तो हम कोशिश करके कि फिर हम चले, क्यों ना चले, इस भाव से यहाँ पर आए हैं। ये तो हुई पहली बात। अब अगर मैं दूसरी बात पर आऊं, वो ये है कि कोर्सेज हम क्या क्या लेके आने वाले हैं। हालांकि मेरा मन थोड़ा सा विचलित हो गया आपके जो हाथ मैंने शुरू में खड़े करवा लिए उससे, लेकिन ठीक है। मैं सोच के आया था कि पहले लिखूंगा आरएएस, अब मैं लिख रहा हूं पहले आईएएस, क्योंकि मेरे दिमाग में तो था कि संख्या का जो अनुपात होगा कुछ अलग ही होगा, और दूसरा हो गया आरएएस। दिल्ली में जो जो कोर्सेज हैं आईएएस के, वो सारे कोर्सेज यहां भी होंगे। जैसे जनरल स्टडीज का कंप्लीट जो कोर्स है, 4 पेपर्स का, प्रीलिम्स और मेंस का फाउंडेशन। हम आईएएस में प्रीलिम्स और मेंस अलग नहीं करते हैं, हम फाउंडेशन प्रोग्राम एक ही लेके चलते हैं। मतलब एक आरोप लगता है कि इंग्लिश मीडियम का बैच हमारा छोटा होता है, हिंदी का बड़ा होता है। क्यों? तो उसका जवाब मैंने कई बार दिया है कई मंचों पर। क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जनरली बहुत सारी चीजें पीछे छूटी होती हैं। तो हम चाहते हैं कि बहुत बेसिक लेवल से शुरू करें। बहुत बेसिक का मतलब बहुत बेसिक, जिसमें समय लगता है। 18 महीने कम से कम हमें लगते हैं ये सब बैच करने में, हम उससे कम में करेंगे भी नहीं, है ना। तो आप में वही लोग यहाँ पढ़ें जो धैर्य वाले लोग हैं, जिनको बहुत जल्दी है वो नहीं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हम यहाँ पर 2 या 3, हिंदी साहित्य है, भूगोल है, इतिहास है, वो सब शुरू करेंगे। 2-3 महीने के बाद करेंगे, लेकिन करेंगे, वो भी शुरू करेंगे। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम होता है आईएएस का, मॉक इंटरव्यूज होते हैं या इंटरव्यू की जो गाइडेंस की क्लासेस होती हैं, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर लेके आएंगे। जो कुछ भी दिल्ली में है वो सारा का सारा सेटअप यहाँ पर आएगा। आरएएस हमारे लिए एक नई विधा है, और आरएएस में हमें ये पता लगा कि एक तो फाउंडेशन प्रोग्राम तो होता ही है जो हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस पूरा होता है। आरएएस की जो ख्याति है दिल्ली में फैली है वो ये कि मतलब आरएएस कब आता है इसका पता केवल ईश्वर को है या अजमेर में बैठे कुछ लोगों को है।
उसके अलावा कोई नहीं जानता है कि RAS कब आएगा। अभी तो एक फैसला आ गया है, इंटरव्यूज शुरू हो रहे हैं 22 तारीख से, तो उम्मीद लोगों को है कि अब जल्दी ही आने वाला है। मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम हो ना, एक बार कायदे से तैयारी कर लेनी चाहिए, उसके बाद उस चक्र में घुसना चाहिए कि एग्जाम दें या ना दें। अभिमन्यु को जानते हैं? किस में था? रामायण या महाभारत? महाभारत में था। बहुत सही, गुड। तो उसको एक ठीक ठाक ज्ञान था कि अंदर कैसे जाना है, बस बाहर आने का नहीं था। ऐसे होता ना कि मशीन खोलने का ज्ञान तो हो जाता है, बंद करने का नहीं होता है। या कोई डॉक्टर हो, खोल तो दिया, अब सिलना नहीं आ रहा उसको और जो आदमी लेट के कांप रहा है ऐसे ऐसे, वो अब क्या करे। तो अधूरे ज्ञान से क्या होता है कि आप कभी कभी यात्रा का एक आध चरण पार तो कर लेंगे, लेकिन मुकम्मल तरीके से यात्रा करने के लिए ज़रूरी है कि पहले ठीक से एक बार चीज़ों को मैनेज करें। तो मेरी सलाह तो ये रहती है कि पहले आप पढ़ लें, 1-1.5 साल पढ़ के फिर एग्ज़ाम की दुनिया में उतरें। लेकिन जो मेरा आइडिया है कि जब RAS की वैकेंसी आती है उस समय यहाँ तूफान मच जाता है कि इसी बार सफल होना है, अगली बार हमारे जीते जी आएगी या नहीं पता नहीं वैकेंसी ये भय रहता है। जीते जी का भरोसा भी नहीं है, यौवन का तो क्या भरोसा, पता है अगली बार वैकेंसी है तो मैं 45 साल का हो गया हूँ। तो वो एक दबाव, अतिरिक्त दबाव यहाँ पर जो रहता है। इसलिए हमने तय किया कि जब ऐसा होगा हम इन बच्चों को उस समय प्रीलिम्स का जो भी उनकी क्लासेस बचती होंगी पहले तुरंत वो करवा देंगे और फिर प्रीलिम्स के एकदम बाद मेंस करवा देंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा फाउंडेशन पे, लेकिन आपकी ज़रूरतों को देखते हुए हम उसको एडजस्ट करते हुए चलेंगे और हमारी टीम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी हम लोगों ने, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ कि हमने इसके लिए क्या पहले से काम कर लिया है ताकि आप थोड़ा समझें। अब आपका असली सवाल जो मन में आ रहा होगा वो आ रहा होगा, फैकल्टीज कौन है? फैकल्टीज को लेकर ना पहले मैं 2 बातें स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं इलाहाबाद गया तब भी ये बात कई लोगों ने पूछी थी कि कौन पढ़ाएगा, और पूछते इतने भाव से कि जैसे सारा पढ़ ही लेंगे एकदम अच्छे तरीके से कि पता नहीं क्या ऐसा कर देंगे उसके बाद। और फिर पूछते कि दिल्ली वाले तुम आओगे कि नहीं आओगे? आप आएंगे, मतलब आप कहो तुम कहो, लेकिन भाव ये रहता है कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखिए, दिल्ली की बहुत सारी संस्थाओं ने जो भी नाक कटाई है शहरों में जा जाके, मुझे आइडिया है कि यहाँ भी वो माहौल रहा है कि आएंगे और बीच में चंपत हो जाएंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे, ऐसा भाव मन में आता होगा। इसलिए हम ऐसा वायदा करते ही नहीं कि कल को आपको जवाब देने में दिक्कत होने लगे। हम तो उतना वायदा करते हैं जितना हमसे निभेगा, उतना ठीक लगे। तो राजस्थान में तो मूछ का बाल दे देंगे कि लो भाई ऐसे ही यहाँ पर एक जमाने में उधार लेने के लिए गिरवी रखते थे मूछ का बाल, कि इससे बड़ा क्या हो सकता है, इसके बाद क्या बचा, इसके सामने क्या संपत्ति, क्या कुछ और। पगड़ी भी, पगड़ी तो है नहीं, मूछ भी नहीं मेरे पास, तो फिर हम ऐसे मैनेज करेंगे। चलिए कोई बात नहीं लेकिन पगड़ी मैं अगली बार से लेके आऊंगा अपनी, ठीक है। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, देखिए 2 तरह से तैयारी की जाती है। एक तरीका होता है कि कुछ संस्थाएं कुछ फैकल्टीज के नाम पर काम करती हैं सारा का सारा, कि हमारे यहाँ मोदी जी पढ़ाएंगे, ममता जी पढ़ाएंगी और सोनिया जी पढ़ाएंगी उसके बाद, और एक हिस्सा राहुल जी पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करके इसमें करते। मैंने जब पहली बार पढ़ाया इस एग्जाम के लिए, उस समय मेरी उम्र 24 साल थी। मेरी कुछ आर्थिक समस्याएं थी, कुछ संकट था जिसके लिए मुझे पढ़ाना पड़ा विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए। मैं उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD कर रहा था और एग्जाम भी दे रहा था। उसी समय पढ़ाया था पहली बार हिंदी साहित्य, बाद में फिलोसफी पढ़ाया कई साल तक, और GS में तो कुछ सेगमेंट्स पढ़ाता ही। तो मेरे 22-23 साल के अनुभव में अब तो मैं बूढ़ा बरगद हो गया हूँ इस फील्ड में उतना बूढ़ा नहीं हूँ लेकिन बरगद हो गया हूँ। वो इसलिए हो गया कि इस फील्ड में जनरली लोग पढ़ाना शुरू करते हैं 32, 33, 35 की उम्र में। मैंने शुरू कर दिया 24 की उम्र में। तो मेरे पहले बैच में 13 विद्यार्थी थे, उनमें से 12 मुझसे बड़े थे और एक की डेट ऑफ बर्थ सेम वही थी जो मेरी थी।
छोटा एक भी नहीं था मुझसे उस बैच में। धीरे धीरे फिर मैं बड़ा होने लगा, बच्चे छोटे होने लगे। अब तो बच्चे मुझसे आधे रह गए हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। आधे से भी कम, हाँ आधे से भी कम है। देखिए, तो मेरा अनुभव ये है कि जब आप कहीं जाएं पढ़ने के लिए, असली चीज देखिए कि आपको चीजें क्या मिलेंगी, सिस्टम से मिलेंगी, चीजें पूरी होंगी या नहीं, और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है या नहीं। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब है कि यदि कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान होगा या नहीं होगा। बड़े नाम और छोटे नाम में बहुत मतलब नहीं है। असली बात है कि आपकी जरूरतें, आपको समझाना। जैसे RAS के लिए तो 15 शब्दों में कैसे लिखेंगे, 50 में कैसे लिखेंगे, 100 में कैसे लिखेंगे, ये समझा पाना, टाइम देना। सबसे अच्छा टीचर वो है जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, फ्लो अच्छा है, कमिटेड है आपके लिए, और सबसे बड़ी बात आपको टाइम दे सकता है। टाइम देने का सिंपल मतलब समझ लीजिए। अगर मुझे पता, जैसे इथिक्स है, IAS का इथिक्स मैं पढ़ाता हूं, अब मेरे ऊपर एक अतिरिक्त दबाव ये है कि मुझे दृष्टि को पूरा प्रबंधन भी देखना होता है। वो अपने आप पे छोटा काम नहीं होता, मतलब हेडेक रहता है, 24 घंटे का हेडेक है। अब दो तरीके हैं कि एक तो ये कि मैं इथिक्स 70 क्लास में पढ़ाता हूं, जबकि इथिक्स को लेकर जनरल ट्रेंड ये है कि 30-40 क्लास में लोग पूरा कर लेते हैं। मुझे 70 क्लास लगती है कम से कम। एक 71 हो जाए तो हो जाए, 69 नहीं हो पाती। अब दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं शहर शहर जाकर 20, 25, 30 क्लास में निपटा दूं और कह दूं कि देखो मैंने पढ़ाया है, अब तो आप IAS बन ही जाएंगे। जब कोई कहे ना कि मैं पढ़ाऊंगा तो ही आप IAS बनेंगे, आप इतना ही पूछना फिर आप क्यों नहीं बने। सिंपल सा सवाल है। अगर आपके पढ़ाने में इतना दम है कि आपसे पढ़ के ही लोग IAS बन जाते हैं, तो आप क्यों नहीं बने। आप ये मुझसे ही पूछ सकते हैं। मतलब मैं प्रॉपर IAS नहीं बना, मैं सिलेक्ट हुआ, लेकिन प्रॉपर IAS तो मैं भी नहीं बना। रही होंगी कुछ कमियां इसमें। मैं ये क्यों कहूँ कि UPSC की साजिश थी या पाकिस्तान का हाथ था, मैं ये सब क्यों कहूँ। भाई मुझ में कोई कमी रही होगी, उस जमाने में रही होगी, शायद कुछ छूट गया होगा। आपका ना छूटे, सीधी सी बात है, आप मेहनत कर लें। जो टीचर धैर्य के साथ आपके साथ टिक कर पढ़ा सके, मेरी राय में सबसे बेहतर वो है। जब हम इलाहाबाद गए तो हमसे कुछ लोगों ने कहा कि दिल्ली के सब लोग आएंगे नहीं। मैं कहा नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते। क्योंकि यदि एक टीचर कई शहरों में भाग भाग के पढ़ा रहा है, छोटा सेगमेंट है 10-15 दिन का तो अलग बात है, बहुत बड़ा सेगमेंट, हाथी जैसा सेगमेंट है कि 100 क्लास लगती हैं, 80 क्लास लगती हैं, वो दिल्ली में भी पढ़ा रहा है, बाहर के शहरों में भी पढ़ा रहा है। मैं दावे से कह रहा हूं कि वो न्याय ना वहां कर रहा है ना यहां कर रहा है। और अगर आपको नाम से मतलब होता हो ना कि बड़े नाम से पढ़ूंगा लेकिन छोटा पढ़ूंगा, उससे बेहतर है कि ये देखिए क्या पढ़ा, काम कितना आया। और हमारी एक ही कसौटी है, अगर पढ़ने के बाद, जैसे मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, दर्शन पढ़ाता था, संविधान कभी कभी, और इथिक्स पढ़ाता हूं, मेरी एक ही कसौटी होती है कि पहली बात, आपको क्लास में आने से पहले कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, क्लास के साथ पढ़ते हुए भी कुछ किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी किताब नहीं पढ़नी है। मेरी जिम्मेदारी है कैसे करना है। और तीसरी बात, यदि पूरे बैच के बाद एक भी सवाल ऐसा आ गया जो आपसे हैंडल नहीं हो रहा, तो जिम्मेदारी मेरी है। यही तो कसौटी हो सकती है, और क्या कसौटी हो सकती है। हिंदी साहित्य देखिए, मैंने अब तो पढ़ाना बंद कर दिया है। 2014 में पढ़ाया था एक बैच, फिर 19 में पढ़ाया, 5 साल में पढ़ाता हूँ। बाकी वीडियो बैचेस चलते रहते हैं, ऑनलाइन चलता रहता है। ये जितने स्टूडेंट्स का नाम मैंने बताया ना कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये सब वीडियो बैच में पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं। गंगा सिंह मुझसे पढ़ा था 2014 के लास्ट बैच में। निशांत जैन उससे एक बैच, निशांत जैन तो राजस्थान cadre में ही है, वो है मेरठ के, टॉपर थे IAS के 2014 के बैच में। तो वो तो हिंदी साहित्य लाइव पढ़े थे, बाकी लोगों ने वीडियो बैच से ही पढ़ा हुआ है। और हिंदी साहित्य में ये दावा हमेशा हमारा रहा है, आज भी है, 500 नंबर के पेपर में कम से कम 490 नंबर का पेपर एज इट इज अगर आपको ना मिल जाए, और मिलता 500 का ही है जनरली, करना क्या होता है उसके लिए, एक टॉपिक लिया, कंसेप्ट समझाया, फिर कंसेप्ट के बाद जितने सवाल आज तक आए हैं IAS में, यूपी में, पहले राजस्थान में था तो यहाँ का भी, बिहार का भी, MA का भी, MPhil का भी, सारे उठा लीजिए।
और 2 दिन लग के उन सारे प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लीजिए। उसके बाद बच्चों को खुला मौका कि भाई कोई और सवाल तुम्हारे मन में है, किसी ने और बताया हो, रूममेट ने बताया हो, वो भी ले आओ। रूममेट कई बार यही काम करते हैं ना कि अच्छा इतना पढ़ लिया तो ये बता कि औरंगजेब की धोती का नंबर क्या था, कितनी लंबी धोती पहनता था, है ना। कई बार रूममेट्स ऐसे सवाल पूछते हैं सिर्फ दुखी करने के लिए, तो वो सवाल भी कर लिए सारे। उसके बाद परीक्षा में सवाल कहां से आ जाएगा? पेपर बनाने वाला कौन है? एक सामान्य मनुष्य ही तो है। कहां से पूछेगा सवाल? और इसलिए मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि फैकल्टीज के मामले में हमारा एक सिस्टम है, इलाहाबाद में भी है, यहां भी रहेगा। हमारा सिस्टम ये कि हम टीचर्स को अच्छे से टेस्ट करने के बाद, और टेस्ट ऐसे नहीं करते हैं, 25 लोगों की टीम जो आईएएस का मेंस दे चुकी है, यहाँ के मामले में आरएएस का भी मेंस दे चुकी है, वो लोग टीचर की क्लासेस को देखते हैं, 2-3 क्लासेस कम से कम लेके, डेमो क्लास लेके उनसे सवाल पूछते हैं बहुत सारे कि वो उस मेंस को और प्रीलिम्स को हैंडल करने की स्थिति में है या नहीं, एक्सपीरियंस कितना है, कम से कम 5-7-8 साल का एक्सपीरियंस हो तो हम बात करते हैं। और जब सारे पैरामीटर्स पे हमें भरोसा हो जाता है तो हम उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। और अंडरस्टैंडिंग में भी ये लिखा रहता है, स्पष्ट बात रहती है हमारी कि सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन प्राइम है। और सेटिस्फेक्शन झूठा नहीं कि क्लास में हंसी मजाक किया हो गया सेटिस्फेक्शन, वो वाला नहीं, कि आपसे पढ़ने के बाद उनकी परीक्षा में सफल होने की संभावना कितनी बढ़ी, ये वाला संतोष। तो हम एक सिस्टम के रूप में काम करते हैं। और ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कि 10-20 मामलों में एक आध टीचर, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए और ऑब्जेक्टिव रीजंस हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं उसके साथ। तो फिर हम हस्तक्षेप करते हैं ऐसे मामलों में, और हमने ऐसे मामलों में दिल्ली में एक बार किया, इलाहाबाद में एक बार किया। करना पड़ता है तो करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आपको ये भरोसा रहना चाहिए कि ऐसी दिक्कत आएगी तो उसमें जिम्मेदारी हमारी होगी, आपकी नहीं होगी, वो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो देखिए, हम आईएएस से शुरू करते हैं। आईएएस में फैकल्टीज कौन कौन है? देखिए, आईएएस में 4 पेपर होते हैं। जीएस में पता ना आप लोगों को? ये भी पता है कि किस पेपर में क्या क्या होता है? आप तो जबरदस्त बैकग्राउंड वाले लोग हैं, आपको तो बहुत कुछ पता है। ठीक है, एक पेपर एसए का भी होता है, उसको अलग से जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बताएं कि पेपर 1 में एक तो मेजर सेगमेंट हिस्ट्री है, एक है ज्योग्राफी, ठीक है, एक सोसाइटी का छोटा सेगमेंट होता है। पेपर 2 में एक मेजर सेगमेंट है पॉलिटी, एक है आईआर। ये देखिए कुछ गड़बड़ है, क्या करें। पेपर 3 में जो सेगमेंट्स हैं, एक का नाम है इकोनॉमी, एक का नाम है इंटरनल सिक्योरिटी, एक है गवर्नेंस और एक है साइंस टेक, सॉरी। पेपर 4 क्या होता है? एथिक्स। पूरा पेपर एथिक्स का ही है, वो वाला 250 नंबर का। तो इसमें जो पेपर 4 है वो तो मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे पढ़ाने का मतलब समझ लीजिए, मैं दिल्ली में, इलाहाबाद में, जयपुर में, मेरा एक तरीका है कि मैं साल में एक बैच लेता हूं। और जब वो बैच लेता हूं तो वो बैच सारे बैचेस में लाइव जाता है उस समय। आप जैसे दृष्टि में आएंगे, आपको एक हमारी ऐप है, उस पर रजिस्ट्रेशन आपका होगा, शायद वो कंप्यूटर में भी चलने शुरू हो जाएगी 1-2 महीने में, भी लैपटॉप इस पर चलती है, फोन पे चलती है। तो जब मैं बैच लूंगा दिल्ली में, ठीक उस समय वो सारे बैचेस, इलाहाबाद के 10 बैच, मतलब हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में लेता हूँ तो इंग्लिश में होता है, यहाँ भी होगा। और दिल्ली में भी 10 बैच करीब होते हैं, मैं पढ़ाता 1 में हूँ, 9 में वो लाइव चलता है। और उसके बाद मैं हर सेंटर और हर बैच में बीच बीच में जाके जो डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को दूर करता हूँ। तो एथिक्स मतलब मुझसे पढ़ने की छोटी सी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन हाँ, मैं ये विश्वास आपको दिलाता हूँ कि उसके बाद कोई सवाल आपके मन में नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि सामने से नहीं पढ़ाया, सामने से पढ़ाते तो हम पता नहीं क्या कर लेते। कुछ होता नहीं इससे। असली बात है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, और जैसे यूट्यूब पे अगर आप देखते हैं, समझ पाते हैं, तो ठीक वैसे ही वो चीज़ होती है। जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनमें जो टीचर्स स्पेशली दिल्ली से आने वाले हैं, उनमें एक तो आईआर में एक प्रसिद्ध अध्यापक है, श्री शरद त्रिपाठी। आप इनका नाम पता नहीं जानते हैं नहीं, इन्होंने आईएएस का इंटरव्यू दिया। और अब मैंने सबसे कहा ना कि मैं इस फील्ड में थोड़ा सा बूढ़ा बरगद हो गया हूँ,
अगर 10 टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो उनमें से कम 6 ऐसे हैं जो मेरे विद्यार्थी रह चुके हैं कभी ना कभी, और मैं उनको उस दौर से जानता हूं जब वो सामने बैठे होते थे, और इसलिए उनको पहचानता भी हूं, उनकी क्षमताओं को भी जानता हूं। एक टीचर हैं श्री सौरभ चतुर्वेदी, जो आएंगे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, ये हमारे दिल्ली की टीम में, और प्रयागराज में भी जाते हैं, बहुत फेमस टीचर हैं। 2004 में आईएएस का इंटरव्यू दिया, और आप मिलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा उनसे मिलके। गवर्नेंस में दिल्ली के एक टीचर हैं श्री अभय कुमार, करीब वो, ये छोटा सेगमेंट होता है लेकिन जितना भी होता है उसके लिए वो आएंगे। इसके अलावा पॉलिटी में एक प्रसिद्ध अध्यापक हैं डॉक्टर विकास सिंह। आपने तो अधिकांश शायद नाम सुना भी नहीं होगा, अब तो वैसे भी जिस उम्र में आपको नाम से इतना पता भी क्या लगेगा। जैसे मैं बोलूं कि एक टीचर कुतुब मीनार नाम के आएंगे पढ़ाने के लिए, आपको क्या समझ में आएगा इस बात से? केवल एक संतोष की हमको नाम पता है, यही तो होता होगा। नाम में क्या रखा है? असली बात तो है कि जब आएंगे तब देखिएगा कैसा पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी में एक बहुत स्मार्ट टीचर हैं, इतने स्मार्ट है कि आप उनको देख के खुश हो जाएंगे। उनका नाम है श्री मदन मोहन। मॉक इंटरव्यूज में आपको इनमें से कई लोग दिखते होंगे, और देखा है ना उनको, वो ऐसा पढ़ाते हैं कि आप एक तो हंसते हंसते कुर्सी से गिर जाएंगे। ज्योग्राफी जैसा विषय जिसमें हंसाने का बहुत स्कोप नहीं, पता नहीं कहाँ से स्कोप ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्त तरीके से आपको हंसाते हुए पढ़ाएंगे। शायद वो बैच शुरू करें भी, अगर संभव हुआ तो। हिस्ट्री में मनोज शर्मा सर पढ़ाएंगे, जिनको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी है, आईएएस का भी है। अब कौन बचे? इकोनॉमी में श्री अक्षय कर्णवाल। अक्षय जी रुड़की, इलाहाबाद, दिल्ली कई सेंटर्स पे लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, तो अब वो हमारी टीम का हिस्सा है और उनको यहाँ की जिम्मेदारी हमने दी है। इन सब की क्लासेस दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे एक एक रखी हुई है, आरएएस नाम की प्लेलिस्ट में, वो सब लोग यहाँ पढ़ाएंगे। कुछ बच्चों की जिद ये होती है, अच्छा एक और बात, अगर आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं ना तो उसमें एक सेगमेंट होता है करंट अफेयर्स। देखिए, आरएएस में करंट अफेयर्स की वैल्यू काफी कम है, और जो है वो भी आसान वाला है। आरएएस में असली वैल्यू है राजस्थान की पढ़ाई की। मतलब सोच के देखिए, 2016 में 150 में से 58 सवाल प्रीलिम्स में राजस्थान के बारे में थे। 18 में थोड़े कम हो गए, लेकिन तब भी 51 प्रश्न थे जो राजस्थान के बारे में थे। तो यहाँ टीचर्स के सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट हमारा ये था कि जिसको राजस्थान की रग रग की जानकारी हो, ये एक अतिरिक्त योग्यता चाहिए। हमारा कसौटी क्या थी? आईएएस का मेंस दिया हो, और अच्छे से मेंस के आंसर लिखने आते हो, अच्छा स्कोर रखा हो, और कम से कम 10 साल 8 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाने का हो चुका हो, और राजस्थान की रग रग से वाकिफ हो। और न हो तो 6 महीने 3 महीने पढ़ के उस लेवल पर खुद को लाए, और तब यहाँ पर वो पैर रखे अपना। और अब मैं एकदम निश्चिंत हूँ कि हमारी पूरी टीम उस लेवल पर पहुंच गई है। एक मुझे छोड़ के, क्योंकि मुझे पढ़ाना ही नहीं है आरएएस वाला। E6 जो है वो तो आईएएस का है मेरा, तो अभी आरएएस पे आते हैं कि वहां क्या होगा। आईएएस में करंट अफेयर्स की वैल्यू क्या है? देखिए, प्रीलिम्स में, अच्छा ये बताओ कि आईएएस में प्रीलिम्स में कितने सवाल आते हैं? जीएस में 100 आते हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं प्योर करंट अफेयर्स। एक बार ऐसा हुआ कि करीब, देखो मैंने देखा अपने खट से मास्क ऊपर कर लिया, मैं आपको देख नहीं रहा था, वैसे मैं तो ऐसे ही देख रहा था लेकिन होता ना कि अगर मन में दुविधा हो तो घबराहट हो जाती है। तो मैं किसी को देखता नहीं हूँ ऐसे। जब मैं ऐसे देखूँ ना, बाई चांस ऐसे देखूँ, तो ये नहीं कि मैं खुफिया निगाह से आप लोगों को देख रहा हूँ, मैं तो वैसे ही देख रहा हूँ। लेकिन मास्क लगाएंगे तो उससे मेरा फायदा थोड़ा ना होगा, अपना ही तो होगा, इसके लिए लगाइए। आईएएस के मेंस में, प्रीलिम्स में तो कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रीलिम्स में एक बार 100 में से 40 सवाल करंट अफेयर्स के आ गए थे, एक बार। ये बात शायद 2015 की है, 15 या 16 की। उसके बाद से क्या होता है कि करंट अफेयर्स के सवाल जो स्पेसिफिक केवल करंट अफेयर्स माने जाएंगे, उनकी संख्या 2, 3, 5, 7 रहती है। बाकी विषयों के, जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में पुराना कंसेप्ट प्लस नया कंसेप्ट जोड़ के दे दिया कोई सवाल, तो उसको हम करंट अफेयर्स से शुद्ध रूप से मानते नहीं है। पर मेंस में, आईएएस मेंस का जो 1000 नंबर का पेपर होते हैं, 4 पेपर, आपको ये जान के आश्चर्य होगा या शायद पता भी हो
इनमें से लगभग 500 नंबर ऐसे हैं जिसके लिए करंट अफेयर्स पे बहुत गहरी पकड़ आपकी होनी चाहिए। ध्यान रखना, आरएएस के लिए करंट अफेयर्स का बस मोटा मोटा आइडिया हो काफी है। यहाँ जो करंट अफेयर्स चलता है ना वो अलग तरह का होता है कि पहला वो कौन, पहली वो कौन, उस तरह का जो करंट अफेयर्स होता है ना, माउंट एवरेस्ट पर राजस्थान से चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, ऐसे वाले करंट अफेयर्स। आईएएस में ये नहीं पूछते कौन है, वो पूछते क्यों, कि ऐसा क्यों हुआ। विश्लेषण पे जाते हैं, गहराई में जाते हैं। और उसके लिए जिस व्यक्ति ने ठीक से करंट अफेयर्स को जिया हो और पिया हो वही पढ़ा सकता है। हमारे एक स्पेसिफिक फैकल्टी हैं जिनका काम केवल और केवल करंट अफेयर्स है और कुछ नहीं, और वो 9-10 अखबार पढ़ते हैं। मतलब वो पता नहीं कैसे इतना चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया जिसको बोल सकते हैं ना, उस तरह के हो गए हैं। उनका नाम है श्री निशांत श्रीवास्तव। इनकी क्लास मेरी क्लास की तरह होती है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स आईएएस के लेवल का जब तक सप्ताह में 2 दिन आप ना पढ़ें काम नहीं चलेगा। अगर 2 दिन करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, एक संडे की छुट्टी मांगेंगे तो सिलेबस 3 साल में पूरा होगा। तो हमने इसका एक सिस्टम बना रखा है। पहले था कि सप्ताह में 1 क्लास वो लेते थे और दिल्ली में 1 क्लास में लिया। हमारे सिस्टम जैसे अभी चल रहा है ना कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, ऊपर बच्चे देख रहे हैं, दिल्ली में सारे क्लासरूम्स में है, 10 क्लासरूम्स में सिस्टम है। तो वो 1 क्लास से क्लास लेते हैं, 10 की 10 क्लास में बच्चे बैठ के नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अब हमने क्या कर दिया, अब सप्ताह में 2 क्लास होंगी और वो क्लास रूम में ना होकर के स्टूडियो में होंगी हमारे। और जब स्टूडियो में होंगी तो दिल्ली के सारे बच्चों को, प्रयागराज के सारे बच्चों को, यूपी का सिलेबस आईएएस पीसीएस का सेम है तो वहां सारे बच्चे एक साथ तैयारी करते हैं। यहाँ कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ आरएएस पढ़ रहे हैं, वहां ऐसा नहीं होता। तो प्रयागराज, जयपुर, दिल्ली के वो सारे बच्चे जो आईएएस एग्जाम दे रहे हैं, हर सप्ताह 2 क्लास 3-3 घंटे की करंट अफेयर्स की हम दिल्ली से मैनेज करेंगे, जो आपको मिलेंगी, आपके अकाउंट में रहेंगी, अपनी सुविधा से आप देख सकते हैं, साथ साथ देखें या बाद में देखें, आपकी चॉइस की बात है। इसके अलावा प्रीलिम्स जैसे होने वाला है जून में, तो प्रीलिम्स से पहले करीब 30 से 35 दिन का एक स्पेशल सेशन निशान सर करते हैं, जो इस बात की गारंटी के साथ होता है कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का एक भी सवाल इसके बाहर से नहीं आएगा। बहुत इन डेप्थ उनका एनालिसिस रहता है उस मामले में। ऐसे जब आप मेंस देंगे तो मेंस में भी हम ऐसा एक प्रोग्राम करते हैं करीब 10 से 12 दिनों का, जो उनका होता है। इन सबके साथ एक छोटा सा प्रोग्राम होता है अवेक नाम से। अवेक होता है उन बच्चों के लिए जो मेंस दे रहे होते हैं। इसकी फुल फॉर्म है आंसर राइटिंग एंड नॉलेज एनरिचमेंट प्रोग्राम। जो बच्चे हिंदी मीडियम से, इंग्लिश में भी होता है, अभी मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, जो मेंस दे रहे होते हैं, उसमें जो दिल्ली के हम टीचर्स हैं, जैसे मैं हूं, मणिकांत सर हैं, रामेश्वर सर हैं, हम इन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 2-3 क्लास अपने सेगमेंट पे लें कि उस साल के हिसाब से किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। थोड़ा आंसर राइटिंग की टिप्स पे विशेष ध्यान दे दें, कैसे समझें। जैसे मेरा काम मुख्य रूप से क्या होता है, एथिक्स, एसे प्लस आंसर राइटिंग की टिप्स कुछ खास। तो करीब 6-7 क्लासेस मेरी होती हैं, बाकी सबके 2-3 क्लासेस होती हैं। और ये प्रोग्राम अक्रॉस द सेंटर्स जो बच्चे मेंस दे रहे होते हैं, हम उनको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि उनको ये कमी ना रह जाए कि वो दिल्ली में नहीं है। इस प्रोग्राम के साथ जो टेस्ट सीरीज हम दिल्ली में करते हैं, ध्यान रखना है कि अगर आप आईएएस का मेंस दे रहे हैं तो आपकी सारी टेस्ट सीरीज निःशुल्क है, अवेक भी निःशुल्क है अगर आप मेंस दे रहे हैं। और टेस्ट सीरीज की कोई लिमिट नहीं, आप आराम से टेस्ट लिखिए। दिल्ली में तो अभी हम एक व्यवस्था करने वाले, बहुत जल्दी एक लाइब्रेरी बना रहे हैं मेंस देने वाले बच्चों के लिए, 24/7 खुली रहेगी। वो रात दिन बैठें, रात दिन आंसर लिखें और हम उनको सपोर्ट सिस्टम देंगे। ये सब निःशुल्क होगा उनके लिए। और मेरे ख्याल से 6-8 महीने में ये सिस्टम हम यहाँ भी डेवलप कर लेंगे, अगर यहाँ बच्चों की संख्या इतनी होती है तो। ये है आईएएस के बारे में। जहां तक आरएएस की बात है, आरएएस में केवल 2 फैकल्टीज का नाम चेंज होगा, और वो कैसे चेंज होगा देखिए, यहीं पर लिख दें। कोरोना ने एक अच्छा काम किया कि सब टीचर्स इस बोर्ड से कंफर्टेबल हो गए, वरना हम जो टीचर्स होते हैं ना, बूढ़े तोते होते हैं।
इनको कुछ नया सिखाना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे मुझे कोई नई चीज सिखाना चाहे तकनीक के मामले में, बहुत मुश्किल है। मेरा उतना मुश्किल नहीं, पर मैं अपना नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी को बुरा ना लगे, ताकि सबके बारे में। RAS में अगर हम कहें पेपर 1, 2, 3, 4, आपको तो ये भी पता होगा, है ना। जो जो सेगमेंट्स मैंने यहां बताए वहां तो वही टीचर्स पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। जो अलग चीजें हैं पेपर 1 में, जैसे एक तो होता है हिस्ट्री, दूसरा बताओ क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है, तीसरा नहीं, अब तो हिस्ट्री के हिस्से बता रहे हैं ना, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, अभी वो नहीं, तो मोटी मोटी यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो एक हो गया हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर हो गया, दूसरा हो गया इकोनॉमिक्स, तीसरा बताइए सोशियोलॉजी प्लस अकाउंट्स, ऑडिट हो गया और मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, पेपर 2 में बता दीजिए, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स। IAS में इथिक्स है, यहां एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स है, तो ये पबेड से मिलता हुआ हिस्सा ज्यादा है यहां पर। दूसरा हिस्सा कौन सा बताइए, एक है ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी, कह लीजिए अर्थ साइंस लिखते हैं यहाँ के सिलेबस में, और तीसरा है साइंस एंड साइंस टेक। पेपर 3 में पॉलिटी है, फिर वर्ल्ड पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, ये तीनों एक यूनिट में है, पहली यूनिट में। दूसरी यूनिट में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, और तीसरी यूनिट में स्पोर्ट्स एंड योगा प्लस लॉ प्लस एक चीज और क्या है, बिहेवियर, साइकोलॉजी का एक हिस्सा होता है बिहेवियर। इतना हिस्सा है। पेपर 4 यहाँ का सबसे यूनिक है, जो दिखने में सबसे मासूम लगता है, लेकिन डिसाइड यही करता है रैंक फाइनली। इसमें 2 चीजें आती हैं, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी 120 नंबर का है, इंग्लिश 80 नंबर का है, और बाकी सब में लगभग 65-70 में डिवाइड किया होगा, 60-65-70 के हिसाब से डिवाइडेड है। देखिए, इसमें हमने 2 टीचर्स को एक्स्ट्रा शामिल किया है, उनमें से एक मैं हूं, और एक टीचर अभय सर, जिनका जिक्र मैंने किया था। अभय सर दिल्ली के ही टीचर हैं, पर जब से नया सिलेबस आया पिछले 12 साल से वो राजस्थान में इन टॉपिक्स के सुपर एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो दिल्ली में हमारे मित्र ही हैं, तो उनसे हमारी बात हुई, तो हमने निवेदन किया कि आप, अब दृष्टि आ रही जयपुर में, तो आप साथ में आए। तो वो तैयार हो गए आराम से, और मेरा ख्याल है कि उन सेगमेंट्स के लिए उनसे बेहतर टीचर कोई है नहीं। कौन कौन सा सेगमेंट है उनका, ये मैनेजमेंट वाला, अकाउंट ऑडिट वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, वो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर हैं, काफ़ी बड़े टीचर हैं। ये वाला जो हिस्सा है लॉ एंड बिहेवियर, छोटे छोटे हिस्से हैं, ये मतलब 3 दिन 2 दिन 5 दिन इस तरह के हिस्से हैं, कि छोटा सा हिस्सा है, 3 दिन ठीक से पढ़ लिया तो आपका काम बन गया, इस तरह का है। और ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, ये सारा हिस्सा ये पढ़ाएंगे दिल्ली के एक प्रसिद्ध अध्यापक अभय कुमार। और देखिए, हमें ये चिंता हमेशा है कि दिल्ली के टीचर जब भी आएंगे तो ये दिक्कत ना हो कि चीजें कम रह जाएं। तो हमने बड़ी स्पष्ट सहमति बना ली है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरे सेगमेंट के लिए इतने घंटे चाहिए, एक्स कोई अमाउंट बोला, कितने घंटे चाहिए। मैं आपको एक गणित और समझाता हूं। आमतौर पर संस्थाओं को दिक्कत क्या होती है कि अधिकांश संस्थाओं में टीचर्स की पेमेंट्स पर आवर बेसिस पे फिक्स होती हैं, इसलिए संस्था के लोग चाहते हैं कि कम घंटों में हो जाए। टीचर्स न्याय करने के लिए भी और अदरवाइज भी ये चाहते हैं कि घंटे ज्यादा मिल जाए। एक सामान्य स्थिति है ना। कल को आप IAS बनेंगे, ऑफिस जाएंगे, तो सरकार चाहेगी आप 9 बजे आ जाएं, आप पहुंचेंगे 11 बजे या 9 बजे पहुंच जाएंगे, रात को वहीं सोएंगे, ठीक है। और सरकार चाहेगी आप शाम को देर तक काम करें, आप हो सकता है चाहे कि नहीं, देर तक क्यों काम करें, घर जाना है। तो ये खींचतान तो चलती रहती है। हमारा अपना सिस्टम ये है कि जब कोई टीचर कहता है कि हमें ये सेगमेंट पढ़ाने के लिए X आवर्स चाहिए, मान लीजिए 100 घंटे चाहिए, हम उनके साथ लिखित सहमति में लिखते हैं कि नहीं, आप 100 में नहीं, आप 120 में पढ़ाएंगे कम से कम। बाकी लोग लिखते हैं ज्यादा से ज्यादा इतने घंटे में पढ़ाएंगे, हम लिखते हैं कम से कम इतने घंटे में पढ़ाएंगे। और उनसे हमने सहमति ली है कि आप हर महीने इतने दिन जयपुर में देंगे, ताकि एक भी प्रश्न इस सेगमेंट का बाहर से ना आए। टाइम ज्यादा लगे, आपको 100 घंटे लगते हैं, जो भी लगते हैं, एक एक्स अमाउंट,
हमने कहा आप उससे बढ़ा लीजिए ना, 120 कीजिए, 130 कीजिए। और दृष्टि इस मामले में कुख्यात है कि हमारे बैचेस लंबे होते हैं। हमारा RAS का बैच 15 महीने से कम नहीं चलेगा, पहले ही बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, एग्जाम आ जाएगा तो फटाफट करवा देंगे आपको उस समय, चिंता मत कीजिएगा। लेकिन एग्जाम तुरंत नहीं है, तो हम आराम आराम से होले होले चलेंगे और उसको पूरा जड़ खोद के ही निकलेंगे, ताकि एक भी सवाल बाहर से आपके सामने ना बचे। और मैं हर महीने आके आपसे हालचाल पूछता ही रहूँगा, और फिर आप बताएंगे कि इस सेगमेंट में दिक्कत है, तो फिर हम उसके लिए अरेंजमेंट्स करेंगे। पेपर 4 में मुझे ये बताया गया कि हिंदी और इंग्लिश का बड़ा महत्व है, तो इसमें दोनों टीचर्स दिल्ली से आ रहे हैं। इंग्लिश के एक टीचर हैं, अभी मैं उनका नाम बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, उन्होंने मना किया है, क्योंकि अभी वो जहाँ पढ़ाते हैं यहाँ कम से कम 6 महीने बाद उनका नंबर आएगा, तो तब उनका नाम बताएंगे। हिंदी में मैं नाम बता सकता हूँ टीचर का, कौन आने वाले हैं, वो मैं हूँ। हिंदी तो मेरा विषय है, हिंदी की ही पैदाइश हूँ और हिंदी ही पढ़ा रहा हूँ कई सालों से। तो हिंदी वाला सेगमेंट जो RAS के सिलेबस में है वो मैं पढ़ाऊंगा। V लिख लेते हैं, ठीक है। ये हैं सारी फैकल्टीज। करंट अफेयर्स मैंने आपको बता ही दिया। अब फैकल्टीज में कोई सब्जेक्ट छूट रहा हो, मैंने जानबूझ के 2 विषय छोड़ दिए हैं। एक छोड़ा है सोशियोलॉजी, जो आपका 3 या 4 दिन का है, और IAS में भी वो है करीब 10 दिन का। एक उसका नाम मैं अभी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि नैतिक दबाव है कि भी ना बोला जाए। एक इंग्लिश का। तो ये दोनों सेगमेंट बहुत छोटे हैं, उसके लिए तनाव न लें, जब भी कोई आएंगे तो सामने आ ही जाएंगे। और नहीं 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 नहीं, इंग्लिश मीडियम में सब फैकल्टीज अलग होंगी, सबका मतलब लगभग सब। देखिए, जिसको आप इंग्लिश मीडियम कहते हैं, मैं इलाहाबाद में जब इंग्लिश का बैच शुरू किया ना पहला, तो मैं बड़े दबाव में गया। मेरा माध्यम पढ़ाई का इंग्लिश रहा है, ठीक है। मतलब हिंदी में मैंने MA MPhil PhD किया, वो तो हिंदी में ही किया, सीधी सी बात है। लेकिन बाकी जो पढ़ाई मैंने सारी की है, ग्रेजुएशन, +2, फिर मैंने LLB और 2-3 MA किए हैं, सब इंग्लिश में किए हैं। तो मैं दोनों भाषाओं में लगभग बराबर सहज हूँ। हिंदी में थोड़ा ज़्यादा हूँ, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है, और अंग्रेजी मेरी मौसी भाषा है। दूर की मौसी है, नज़दीक की मौसी भी नहीं है। नज़दीक की मौसी हरियाणवी है या राजस्थानी है, ये नज़दीकी मौसी है। बहुत दूर 7 समंदर पार की मौसी है अंग्रेजी, तो वो भाषा वैसी है। तो जब पहली बार इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू किया हमने इलाहाबाद में 1.5-2 साल पहले, तो मैं बड़े दबाव में गया कि यार अच्छा, अंग्रेजी बोलने में उतना मज़ा नहीं आता है। बोल लेता हूँ वैसे, मैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वहाँ गया और मैंने बोलने शुरू की अंग्रेजी, और 1-2 घंटे अंग्रेजी में ठीक से क्लास चली। और उन यही तो समझ में आया मुझे उस दिन, जो आप बता रही हैं। उसके बाद बच्चों से मैंने पूछा, आप बताइए, आपको सब ठीक लग रहा, कोई डाउट? तो एक बच्चा उठ के बोला, सर आप इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे हैं? तो मैंने कहा, यार इंग्लिश मीडियम के बैच में क्या पढ़ाऊं फिर मैं? बोले, नहीं सर, आप समझे नहीं, इंग्लिश मीडियम का मतलब हिंदी में ही पढ़ाइए, बस आंसर इंग्लिश में लिखवा दीजिए हमें, हम वहां इंग्लिश में आंसर लिख के आ जाएंगे, पढ़ेंगे हिंदी में ही हम भी। टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश के बोल दीजिएगा और नोट्स इंग्लिश में दे दीजिएगा हमें। ये वाला इंग्लिश मीडियम चाहिए हमें। उसके बाद तो हमारे टीचर्स की मौज हो गई। उसके बाद तो हमसे तो उनको दिक्कत ही नहीं, इंग्लिश में नोट्स तो तैयार हो ही जाते हैं, हमसे पूरी टीम हमारे पास है। तो अब हम परसेंटेज फिक्स कर देते हैं बच्चों से कि भाई 70-30 करना है, कि 80-20 करना है, कि 90-10 करना है। तो आमतौर पर वहाँ 80-20 चलता है। 80 हिंदी, 20 मीडियम इंग्लिश मीडियम चलता है। वो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश है बेसिकली, यहाँ भी इंग्लिश चलेगा। तो इनमें से कुछ टीचर्स, मतलब इनमें लगभग सब लोग कंफर्टेबल हैं। मुझे उनसे पूछना होगा कि समय उनके पास है नहीं, एक तो ये, दूसरा वो इंटरेस्टेड है नहीं। और जहाँ भी कोई टीचर मतलब बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा, वहाँ हम चेंज करेंगे टीचर को। जैसे इलाहाबाद में हमारी टीम एकदम अलग है, केवल जैसे मैं H6 हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ। कुछ टीचर्स कॉमन होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इस बारे में कोई सवाल आपके मन में? हाँ बोलिए। हिस्ट्री में मनोज शर्मा सर पढ़ाएंगे। हाँ, मनोज शर्मा जी को मैंने उनकी 3-4 क्लासेस देखी, फिर अपने यहाँ उनको बुलाया, इनवाइट किया। मतलब केवल नाम पर मत जाइएगा, मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि जितनी गहराई तक आपको जाने की जरूरत है वो आपको पहुंचा देंगे, और फुर्सत से पहुंचाएंगे। और अगर आप राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद तो राजस्थान की हर गली का इतिहास याद करवा देंगे आपको। इतनी जबरदस्त कमांड उनकी हिस्ट्री पे है। मैं तो
मैं प्रशंसक हूं। और अंतिम बात यह कि अंतिम जिम्मेदारी हर चीज की मेरी है, और अंत में एक ही तरीका होता है, भरोसा रखे या ना रखे, एक ही रास्ता है। अंतिम बात मेरी तरफ से, फिर मैं आपके सवाल पर आ जाऊंगा कि बाकी फैसिलिटीज यहां पर हम क्या देने वाले हैं, और पर्पस एक ही है कि जो दिल्ली में सुविधाएं मिलती हैं वो यहां पर मिल जाए। उसके बाद भी अब दिल्ली आए तो हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन जो बच्चे दिल्ली नहीं आ सकते उनको यहां पर कम से कम सुविधाएं मिल जाए। जिसको मक्का आना ही आना है वो तो आएगा ही आएगा। जैसे इलाहाबाद के बच्चे मैंने देखा है कि वो कई बच्चे हैं जिनको दिल्ली जाना ही है, उनसे हम पूछते हैं कि दिल्ली जाने की कोई विशेष वजह नहीं, क्योंकि वो दिल्ली है इसलिए जाना है। मेरे गांव का चिंटू दिल्ली गया हुआ है और मैं यहाँ पढ़ूंगा, स्टेटस का मामला भी तो है, कहाँ पढ़ते हो? दिल्ली में, इसकी बात ही अलग है। देखिए, न्यूयॉर्क के सड़े हुए कॉलेज में पढ़ने से जो वैल्यू बनती है ना, वो दिल्ली के शानदार कॉलेज में नहीं बनती है। कहने में, अंत में क्या वैल्यू बनेगी अलग बात है, कहने में। कहाँ पढ़ते हो? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कहाँ? तालाब के पास बैठ के, लेकिन न्यूयॉर्क में पढ़ते हैं। तो दिल्ली दिल्ली है, तो जिसका दिल्ली आने का मन है वो जरूर है, जिसका मन नहीं है वो ना है। खैर, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली में जो हमारे टीचर्स की टीम है वो मतलब उनसे अच्छे टीचर देश में नहीं है, ये बात एकदम सही है। अवेक में उनकी सुविधा आपको मिलेगी भी। कभी कभी, जैसे मैं तो आता ही रहूंगा, वो भी कभी इस तरफ आएंगे या मैं कोशिश करूंगा तो उनको लाके सेमिनार्स भी करवाएंगे, वो सब कमी आपको नहीं होगी। ये संभव नहीं है कि जो व्यक्ति दिल्ली में रोज 3 क्लास ले रहे हैं 2.5 घंटे की, वो यहां भी आके पढ़ाए, फिर वो न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा। और अन्याय करने के मूड में हम लोग नहीं है। जो न्याय कर पाएंगे वो करेंगे, जो नहीं हो पाएगा वो आपसे वायदा नहीं करेंगे। देखिए, फैसिलिटीज में क्या क्या होता है। एक चीज होती है नोट्स। जो मेरी जानकारी है, अधिकांश संस्थाएं नोट्स क्लास में कुछ लिखवाते हैं पॉइंट्स, और कभी कभी आपको संतुष्ट करने के लिए एक बोरी भर के इकट्ठा दे देते हैं कि लो ये ले जाओ। वो सर्दियों में काम आता है। गर्मियों में तो बहुत काम नहीं आता, लेकिन सर्दियों में उसका अच्छा महत्व है। एक तो तकिए के रूप में उसका काम आ सकता है, दूसरा कभी अगर बहुत ठंड हो और हाथ कांप रहा हो तो आप उसको अलाव की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन नोट्स को लेकर जनरली जो संजीदगी है, गंभीरता है, वो ऐसी ही है। हमने राजस्थान के लिए क्या किया, आईएएस के तो नोट्स हम पिछले बहुत सालों से कर ही रहे हैं। अच्छा, नोट्स आपको ठीक वही मिलेंगे जो दिल्ली वाले नोट्स हैं। आईएएस में नोट्स में एक पेज भी चेंज नहीं होगा। और हमने कोरोना काल में एक और काम कर लिया कि पहले हम नोट्स रोज बांटते थे बच्चों को कि आज की क्लास के नोट्स ये हैं, डेली बेसिस पे। जब सरकार ने कहा कि भाई कोरोना फैलता है तो कम से कम इंटरेक्शंस रहें बच्चों के साथ, तो हमने इस बीच में क्या किया कि सारे नोट्स की बुकलेट्स बना के उनको कलर्ड प्रिंट करवा लिया है पूरा। जैसे नक्शा है तो नक्शा रंगों में दिखेगा पूरा का पूरा। साइंस टेक्नोलॉजी है तो उसमें कलर्स में सारे आपको डायग्राम्स दिखेंगे। और बुक्स बनवा ली है। तो साइंस शुरू हुआ तो साइंस की बुक आपको दे दी। अब जब टीचर पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको पहले पढ़ के आना है या बाद में पढ़ना है, वो बता देंगे। उसके हिसाब से आप साथ में चलेंगे। उन नोट्स में अपडेशन हम हर 6 महीने में कर लेते हैं। तो जो बच्चा जिस बैच में आएगा उसके नोट्स उसी बैच के हिसाब से अपडेटेड होंगे। अब जो नोट्स आपको मिले हैं, आपको क्या करना है उसके बाद, केवल करंट अफेयर्स को जोड़ना है। करंट अफेयर्स कैसे मिलेंगे? एक तो क्लास, हर सप्ताह 2 क्लासेस। उसके अलावा आपके व्हाट्सएप पर रोज एक मैसेज आपको दिल्ली की टीम भेजेगी। उसमें हमारी वेबसाइट पर, यूट्यूब पर आज करंट अफेयर्स में क्या क्या अपडेट हुआ है, सारे हेडिंग होंगे, लिंक होंगे। आप जिस हेडिंग पे क्लिक करेंगे वेबसाइट के उस पेज पे पहुंच जाएंगे। आप चाहें तो उसके नोट्स बना लें और अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। ये सब हम करेंगे। तो आईएएस के नोट्स तो हमारे पूरे हैं ही, वो तो हर 6 महीने में अपडेट होते हैं। राजस्थान के लिए हमने आज से 3-4 साल पहले हमारी एक टीम ने एक डीएलपी का प्रोग्राम तैयार किया, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जो खूब प्रसिद्ध हुआ। बहुत मेहनत की उन लोगों ने, करीब 7-8 लोगों की टीम ने 6-7 महीने मेहनत करके पूरे सिलेबस के नोट्स बनाए। फिर सिलेबस में कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती रहती है तो उन सबको भी उसमें ऐड करते रहते हैं। हर साल के पेपर को देख के उसको अपडेट करते हैं। डीएलपी क्या होता है कि वो नोट्स फोटोकॉपी होकर बाइंड होते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। जब उसकी डिमांड बहुत बढ़ने लगी तो हमने एक फैसला किया कि अब उसको डीएलपी नहीं रखेंगे, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम नहीं रखेंगे,
हमने राजस्थान के सारे नोट्स को मिला के 8 बुक्स में कन्वर्ट कर दिया, कुछ और उसको बेहतर बना के। जितने सवाल आज तक आए हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, वो भी हर चैप्टर में शामिल कर दिए और 8 बुक्स का एक पूरा सेट प्रिंट कर दिया और वो सेट हमने बुक शॉप्स पे भी अवेलेबल करवा दिया है। उसकी कीमत करीब 3,500 रुपये के आसपास अब है। पहले 15,000 रुपये उसकी कीमत थी जब वो DLP का पार्ट था, 15 या 11 ऐसे कुछ कीमत थी। अब वो 3,500 में, क्योंकि प्रिंटिंग में कॉस्ट बहुत कम हो जाती है जब छपता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, जिस दिन आप एडमिशन लेंगे RAS में, वो पूरा सेट हम अपनी तरफ से आपको देंगे। टीचर्स क्या करेंगे, उस सेट में पढ़ाते हुए जो जो अपडेट करना है वो लिखवाते चलेंगे। पहले समझा दिया सारा, फिर आंसर राइटिंग में क्या क्या काम करना है वो क्लास में करवा दिया। और बिना बात की रामायण नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि आपको पूरे नोट्स एज इट इज पहले मिल जाएंगे, ताकि आपको पढ़ने के लिए। नोट्स का पर्पस पता क्या होता है, देखिए, क्लास में कोई कितने भी कोशिश कर ले, इतना नहीं पढ़ा सकता कि प्रीलिम्स और मेंस पूरा कवर हो जाएगा। वैकल्पिक विषय में संभव है, जैसे मेरा विषय है हिंदी साहित्य, या एथिक्स में भी संभव है, क्योंकि प्रीलिम्स में नहीं है वो। प्रीलिम्स के लिए इतनी माइन्यूट डिटेल्स चाहिए कि कोई प्रीलिम्स के हिसाब से आपको हर चीज लिखवाएगा, तो इसका मतलब है कि जो काम 10 घंटे का है वो 30 घंटे में होगा। नोट्स और क्लास का संबंध क्या होना चाहिए, तथ्य जितने आपको चाहिए नोट्स में इकट्ठे मिल जाए आपको। उन तथ्यों में से थोड़े से जरूरी तथ्य क्लास में डिस्कस करते हुए टीचर बढ़े, विश्लेषण क्लास में हो, एनालिसिस, समझाना, और फिर आंसर राइटिंग कैसे होगी, ये क्वेश्चन आए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन आए कैसे लिखेंगे, ये क्लास में होना चाहिए। अगर कोई टीचर आपको क्लास में ये कहे कि मैं सारा लिखवा दूंगा और वही आपके नोट्स हैं, तो मेरा अपना मानना है कि वो कम से कम जितना पढ़ाएगा उसका 60% टाइम वेस्ट करेगा। क्योंकि ये तो क्लर्क वाली बात हुई ना कि मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप लिखिए। जब मैं वो लिख के प्रिंट करके आपको दे सकता हूं तो मैं क्यों लिखवा रहा हूं आपको, टाइम भी तो बचाना है ना। ये टाइम बचाने के बाद 12-15 महीने बोल रहा हूं मैं आपको RAS के बैच में, क्योंकि हमारा जोर रहेगा समझाने पे, विश्लेषण करने पे, प्रश्नों का अभ्यास करने पे, न कि केवल लिखवाने पे, क्योंकि लिखित के लिए तो हम नोट्स आपको देंगे ही देंगे। नोट्स के अलावा जो करंट अफेयर्स वाला मामला है, उसके लिए अगर आप IAS का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको हर महीने 18 महीने तक एक मैगजीन मिलेगी, जो हमारी मैगजीन प्रिंट होती है, आपको पता ही होगा, दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे। देखिए आपने कभी? हाँ, तो उसको हम लोग अपने ऑफिस की भाषा में बोलते हैं DCAT, हिंदी वाली। इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश वाली मिलेगी, वो दोनों भाषाओं में आती है। वो मैगजीन सफिशिएंट है आप करंट अफेयर्स के लिए। निशान सर की क्लास सुन लें, साथ में उसको पढ़ लें, काम चल जाएगा। क्योंकि RAS में करंट अफेयर्स की वैल्यू वैसी नहीं है, अलग तरीके की, और उसमें राजस्थान के करंट अफेयर्स भी चाहिए। तो हमने पिछले महीने यहाँ आने से पहले, यहाँ हम पिछले साल आने वाले थे, वो तो कोविड ने 1 साल लेट कर दिया। 1 अप्रैल 2020 को आना था, अब मार्च 2021 में आ रहे हैं। तो जब ये तय हो गया कि अब शुरू करना है, तो हमने पिछले महीने से एक अलग मैगजीन शुरू की है, जिसका नाम है दृष्टि राजस्थान करंट अफेयर्स। आज आपको मिली होगी शायद वो मैगजीन, मिली है ना। जो बच्चे RAS में यहाँ पढ़ेंगे, उनको जब तक बैच खत्म नहीं होगा हर महीने ये मैगजीन मिलती रहेगी। और मैं अभी से कह रहा हूँ, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। क्लास में टीचर समझा देंगे, घर जाके इसको पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स और राजस्थान स्पेसिफिक जो चीजें हैं करंट की स्पेशली, वो सब इससे कवर हो जाएंगे। हमने ये पत्रिका पिछले महीने 4 पत्रिकाएं शुरू की हैं। एक ये है, एक मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़, एक बिहार प्लस झारखंड, और एक उत्तर प्रदेश की, ताकि कहीं का बच्चा PCS का एग्जाम दे। जैसे इलाहाबाद के बच्चों को हम जो UP की पत्रिका है वो देते हैं, यहाँ राजस्थान की पत्रिका देंगे ताकि आप उसको पढ़ सकें। इसके अलावा मैंने आपसे ये कह दिया कि दिल्ली में अगर आप में से किसी को जाना हो तो ये सुविधा आपके पास रहेगी कि आप, अगर आप IAS की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पढ़ लें 1.5 साल, जब तैयारी हो जाए फिर लगे कि अब उसको मांझना है तो दिल्ली जाइए। आप केवल डिफरेंस ऑफ फी पे करेंगे तो आपको वहां का स्टूडेंट मान लिया जाएगा, इसके लिए आपको तनाव नहीं लेना है। इसके अलावा एक नई चीज कोरोना ने जो समझा दी है, जिसको सब लोग इंप्लीमेंट करेंगे ही करेंगे, नहीं करेंगे तो करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हाइब्रिड कोर्स। आपके सारे कोर्सेज हाइब्रिड कोर्सेज हैं। ये हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब जिसमें 2 तकनीकें साथ साथ काम करती हों। आपने सुना कि ऐसी कारें हैं जो पेट्रोल वाली हैं और बैटरी पे चली जाती हैं,
बैटरी से पेट्रोल पे आ जाती हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। आपके सारे बैच हाइब्रिड होंगे। हाइब्रिड का मतलब ये क्लासेस ऑफलाइन तो हैं ही आपके लिए, लेकिन ऑफलाइन क्लास करने में निहित है कि आप ऑनलाइन विद्यार्थी भी हैं। इसका मतलब जैसे मैं क्लास ले रहा हूं, ये साथ साथ रिकॉर्ड हो रही है, आपकी हर क्लास साथ साथ लाइव टेलीकास्ट होगी और आपकी ऐप में आती रहेगी। आपके पास ऐप का अकाउंट रहेगा। तो इससे ये होता है कि मान लीजिए आप एक दिन नहीं आ पाए क्लास में, तो भी वो क्लास आपके पास है। इतना ही नहीं, जैसे आपने क्लास देखी फिर आपको बाद में भूल गए, कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा, तो उस दिन की क्लास में जाइए अपने अकाउंट में, फिर से क्लास देख लीजिए। जब तक बैच चलेगा तब तक क्लासेस आपके अकाउंट में रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास भी करेंगे और रिवीजन करने का भी आपको जो ऑप्शन है वो अवेलेबल रहेगा। जिस दिन आप क्लास नहीं कर पाएंगे उस दिन तो रहेगा, अदरवाइज भी रहेगा। कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो ऑनलाइन होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, एक तो एथिक्स, ये दृष्टि में केवल 2 ही लोगों को विशेष अधिकार है, एक तो मुझे है और एक जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है निशांत सर की, वो ऐप में ही मिलेगी। स्पष्ट यहां तक? तो ये सारी सुविधाएं हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह की जो चीजें दिल्ली में है एग्जैक्टली यहाँ आएंगी। आईएएस की भी टेस्ट सीरीज, आरएएस की भी टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज, मेंस की भी टेस्ट सीरीज, सब कुछ एज इट इज जो वहां होगा वो यहाँ होगा, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी सब कुछ। तो मेरी तरफ से तो मोटी मोटी बात हो गई। अब मैं अगला पेज निकाल लेता हूँ। आपके जो सवाल हैं इसके बाद कोई अगर जिज्ञासा हो तो पूछें। बाकी आरएएस पे स्पेसिफिक बात मैं 4 दिन बाद करूंगा ही, और आईएएस के लिए 2 अप्रैल को करूंगा ही। पूछिए क्या क्या सवाल है आपके। हाँ, ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी करो मेरे भाई, बैठो। अपना नाम बता दो बस एक बार। राम जीवन। हाँ बैठिए। आप जयपुर विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं, यहीं से? अच्छा, ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दो, ग्रेजुएशन में पढ़ाई होती है? नहीं, करने वाला तो करता ही होगा। मैं यहाँ का माहौल पूछ रहा हूँ, जनरली बहुत पढ़ाई होती है या कमी होती है? कमी होती है ना। मतलब जो पूरे हिंदी क्षेत्र में हालत है वही यहाँ की भी है, विशेष स्थिति नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको व्यक्तिगत मेहनत ज्यादा करनी पड़ती होगी, है ना? ठीक है। तो मेरी सलाह आपको ये है कि अगर आप सीरियस हो ही गए हैं ग्रेजुएशन में, कई बच्चे ग्रेजुएशन तक सीरियस होते नहीं है, वो मान के चलते हैं ग्रेजुएशन के 3 साल आज़ादी के 3 साल हैं, 17 साल की जेल के बाद 3 साल की खुली आज़ादी मिलती है, वो 3 साल पढ़ाई में गुजार दें। क्या हम इतने निकम्मे दिखते हैं? मतलब कुछ बच्चे 10वीं क्लास से ही पढ़ने को लेकर सीरियस हो जाते हैं, अलग बात है, लेकिन आमतौर पर तो लोग ग्रेजुएशन के बाद, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं आपका प्रशंसक हूँ, अच्छी बात है, लेकिन जनरली बच्चे समझते नहीं इस उम्र तक, ग्रेजुएशन के बाद जाके समझते हैं। देखो, मैंने एक वीडियो 2 दिन पहले यूट्यूब पे आया है, 2 या 3 दिन पहले, लेटरल एंट्री के बारे में है, आपने देखा उसको? आज मैंने एक कमेंट पढ़ा, उसमें लिखा कि आप इतना मनहूस टाइप के आदमी हो, आपको देख के लगता है कि निराश हो जाए आदमी, कैसा इतना गंदा पढ़ाते हो। तो उसको हमने लव का संकेत भेजा कि यार चलो, इतना बढ़िया तुम लिखते हो, इतनी बढ़िया है राइटिंग स्किल्स हैं आपकी। तो जिस दिन वो वीडियो मैंने बनाया उस दिन मुझे बुखार था, तो मैंने दवाई खाई थी। तो वो वैसे भी ना, केवल कैमरे के सामने पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है, आदमी मनहूस हो ही जाता है उस समय। बच्चों के सामने तो कि हंसी मजाक हो गया, थोड़ा आपने मुझे परेशान कर दिया, जैसे इन्होंने कुछ बोल दिया, थोड़ा मैंने चूंटी काट दी किसी को बीच में, तो हंसी मजाक होने से माहौल अच्छा रहता है। केवल मशीन के सामने कोई क्या हंसेगा। मैंने कई बार कोशिश की कैमरे को हंसाऊं, लेकिन वो हंसता ही नहीं कैमरा कभी भी। तो फिर मैं समझ गया कि हंसाना बेकार की बात है, तो सीरियस ही रहना पड़ता है वहां पर। उस वीडियो में मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर आपने ध्यान से देखा हो। देखो, आपको आईएएस क्यों बनना है समझ लीजिए। अगर आईएएस बनने के अतिरिक्त कारण है तो अलग बात है। जैसे कुछ लोग इसलिए आईएएस बनते हैं कि उसका हाथ तभी मिलेगा जब मैं आईएएस बन के उसके पापा को दिखा दूंगा। अगर 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 कोई ऐसी वजह है तो अलग बात है ना, वो तो पर्सनल वजह है आपकी, मैं केवल शुभकामनाएं आपको दे सकता हूं उसके लिए। लेकिन अगर आईएएस बनना है इसलिए कि आप एक अच्छे सिविल सेवक बनना चाहते हैं, देखो सिविल सेवक बनने का असली मजा ना केवल एक पद पे है, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी नहीं, भारत सरकार में सेक्रेटरी, सचिव, पूरी मिनिस्ट्री का प्रमुख होता है।
मतलब कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो उसको बोलते सेक्रेटरी। अगर ताकत देखनी है तो फिर उस पद में देखिए, बाकी सब तो, कलेक्टर तो बच्चा होता है। कभी सेक्रेटरी के सामने कलेक्टर आ जाए, कलेक्टर को टॉफी देता है कि लो बेटा टॉफी खा लो। सच में वो हालत है, जैसे आप छोटा बच्चा आपके सामने, आप क्या करते हो, उसको टॉफी देते हैं ना, ठीक वैसे सेक्रेटरी के सामने कलेक्टर की वही हालत है जो आपके सामने 4 साल के छोटे बच्चे की है, जिसके जूते में पीपी लगा हुआ है ना, तो वैसा वाला बच्चा जो होता है, वो स्थिति है। कलेक्टर तो बहुत छोटा पद है आईएएस की दुनिया में, कि जैसे कोई बना आईएएस 3-4 साल हुए, चलो चलो एक जिला खेल लो, तुम जाओ एक जिला खेलो, उस जिले से खेलो 4 साल, अब बड़े जिले से खेल लो, खेल लिए जिला, चलो अब काम शुरू करते हैं, सीरियस काम शुरू करते हैं। तो जिला तो इसलिए देते हैं कि एक बेसिक ट्रेनिंग हो जाए प्रशासन संभालने की। संभालना तो राज्य है, संभालना तो देश है आगे चलकर। अब होम मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी, उसकी ताकत समझ रहे हैं क्या है? जितनी ये आईबी वाईबी जितनी संस्थाएं हैं, जितने सीएपीएफ हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सारी की सारी संस्थाएं उस एक व्यक्ति के अंडर हैं। कभी अंदाजा लगा के देखिएगा। मतलब मैं आईएएस वाली क्लास में समझाता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक पद है जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग। जॉइंट सेक्रेटरी का मतलब आईएएस अभी 18 साल की सर्विस कर चुका है, 18 से 22 के बीच में है लगभग। और जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग का मतलब है कि देश का कोई भी बैंक और बैंकिंग से जुड़ा कोई भी मामला उसके अंडर है। अब सोचिए, सारे के सारे बैंक इस देश के आपको रिपोर्ट करते हैं। अभी तो अकाउंट खुलवाने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा, आप गए अकाउंट खोल दो, चलो आधे घंटे बाद आना। फिर जब आप फोन करेंगे ना कि भाई साहब अकाउंट खुलवाना है, तो बोलेंगे सर मतलब बैंक भेज दें या आप आएंगे? क्योंकि देश के सारे बैंक आपके अंडर है। और ये जॉइंट सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं, उसके बाद एडिशनल और फिर सेक्रेटरी। आईएएस बनना है तो सेक्रेटरी बनना है, कलेक्टर नहीं बनना है। कलेक्टर तो बच्चा है, झुंझुना है, बजा लीजिएगा, क्या दिक्कत है। वो भी जरूरी है सीखने के लिए, अच्छा है, मजेदार पद है, लेकिन गांव के आदमी को तो पटवारी से बड़ा कुछ नहीं लगता है। ऐसी कई कहावतें मैंने सुनी है कि बच्चा जाके बोला पापा मैं आईएएस बन गया हूं, अब अरे यार पटवारी बनते तो कुछ बात होती है। उनको तो पटवारी से बड़ा कुछ नहीं होता। अब उन्हें आप कैसे समझाएंगे कि भाई पटवारी के बाद 7 प्रमोशन के बाद आईएएस शुरू होता है, कैसे समझाएंगे? तो अपने पेरेंट्स को बताएंगे सेक्रेटरी बनना है, सोचेंगे बताओ इतना पढ़ाया है इसको, अभी सेक्रेटरी बनना चाह रहा है। तो उनको समझाना पड़ेगा ना कि क्या मतलब है इसका। और सेक्रेटरी बनने का मतलब ये है, कागजी मतलब है आईएएस बनने के 25 साल के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यह है सैद्धांतिक बात। व्यावहारिक बात यह है 31 साल बाद एलिजिबल होते हैं। ठीक है, आपकी नौकरी है कुल 60 साल की, मतलब 60 की उम्र तक की, तो 31 साल चाहिए सेक्रेटरी बनने के लिए। ये तो है नहीं कि बन के छू के आउट हो जाना है, छुपन छुपाई तो है नहीं कि छुआ और धप्पा हो गया। और नियम ये भी है कि जॉइंट सेक्रेटरी के लिए इम्पेनलमेंट की शर्त है कम से कम 4 साल की सर्विस बची हुई हो, जेएस के मामले में। मोटी मोटी बात है कि अगर आपको सेक्रेटरी बनना है ठीक से, तो 35 साल की सर्विस हाथ में होनी चाहिए। और 35 साल की सर्विस उसी के हाथ में होगी जो 25 की उम्र में ज्वाइन कर लेगा, और वो भी तब जबकि सारी सर्विस बेदाग हो। दाग लग गया तो काम खत्म। तो उस पर कभी और बात करेंगे कि दाग अच्छे हैं कि बुरे हैं, उस बात कभी और करेंगे, लेकिन सर्विस बेदाग होनी चाहिए, है ना। 25 की उम्र में आप आईएएस बन जाएं, 1 साल का तो एग्जाम ही होता है। इसका मतलब है कि जब आप 24 साल के हैं तो उस साल के एग्जाम में सिलेक्ट आपको लेटेस्ट हो ही जाना चाहिए। पहली बार में आप आईएएस बन ही जाएंगे ऐसा दावा तो कोई कर नहीं सकता है। अगर मन में आता हो तो थोड़ा संभाल के रखिए उसको, किसी को बोलना नहीं है। नहीं, मैं अपने बारे में भी नहीं कर सकता हूं, कोई दावा नहीं, एकदम स्पष्ट बात कर रहे हैं। ये ऐसा एग्जाम है कि इसके बारे में कोई दावा मत कीजिएगा, दूसरों के सामने तो एकदम नहीं। अकेले में रजिस्टर के आखिरी पेज पे नाम लिखिए, नीचे आईएएस लिखिए, फिर काट दीजिए उसको, है ना। उससे
बड़ा अच्छा लगता है ना। अच्छी अच्छी कविताएं लिखिए कि मेरा भविष्य एक दिन इतिहास बनेगा, ऐसा लिखिए, वो लिखिए, लेकिन किसी को बताइए मत, कि जिसको बताएंगे ना बाद में बहुत मजाक बनाएगा, नहीं तो बहुत मजाक बनता है। आईएएस की तैयारी में सबसे बड़ी दुविधा है कि अगर नहीं बने तो गांव जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके बाद। फिर लोग मजे लेते हैं, बन गए कलेक्टर तुम, बड़ा खराब लगता है उस समय। तो शुरू से बोलिए कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। एग्जाम बहुत अच्छा हो तो ये बोलिए ठीक हुआ है। जहां आपने बोला अच्छा हुआ और नहीं हुआ, फिर वो जो भूत बनाएंगे ना आपका। इसलिए हमेशा क्या बोलना है, एग्जाम कैसा हुआ, बेशक सारा ठीक हुआ, बोले ठीक हुआ है, और बाकी लोगों का उनका भी ठीक हुआ है, तो तुम्हारा होगा या नहीं पता नहीं, फिर भी उम्मीद है, नहीं उम्मीद सबको है। ऐसे ऐसे जवाब दीजिए, कोई स्कोप मत दीजिए कि बाद में वो लोग मजे ले सके आपके। अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना तो फिर मजे जिंदगी भर आपको ही लेने हैं उनके, लेकिन ऐसा स्कोप मत दीजिए कि वो ऐसा कर सके, ठीक है। तो 24 की उम्र में आईएएस बनने के लिए जरूरी है, 24 की उम्र में आईएएस का एग्जाम देने के लिए जरूरी है कि आप 22 से 24 की उम्र में इन 3 वर्षों में एग्जाम सीरियसली दें। अब आप में से जो बच्चे इस उम्र से आगे निकल गए तनाव ना लें, है ना, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है नहीं। जो हो गया सो हो गया, भविष्य को संभालिए, है ना। एडिशनल सेक्रेटरी भी बहुत बड़ा होता है। कम से कम सेक्रेटरी नहीं तो वही सही, और वो भी छोटा पद नहीं है, बहुत ही बड़ा पद है वो भी। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि आईएएस बनना ही आईएएस, तो फिर क्यों ना सबसे बड़ा सोचा जाए। 22, 23, 24 की एग्जाम उम्र में एग्जाम देने का मतलब है कि ग्रेजुएशन करते करते आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। अब वो जमाना चला गया। पहले के जमाने में क्या था कि 30 साल तक एज होती थी जब मैं एग्जाम दे रहा था। मैंने तो 21-22 में एग्जाम दे दिया था, सिलेक्शन हो गया था उसी उम्र में लगभग। लेकिन जनरल ट्रेंड उस समय क्या था कि लोग 26 साल से एग्जाम देना शुरू करते थे, कि 4 अटेम्प्ट है, 26, 27, 28, 29 में 30 में जाके खत्म होगा। इससे क्या होता था कि सिलेक्ट हो भी जाएंगे तो भी ना वो वाले पद नहीं मिलते जो ड्रीम पोस्ट होती है। इसलिए मेरा आप, और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी आप लोगों में कि आप में से अधिकांश लोग ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं। तो तैयारी करनी है या नहीं आपको सोचना है, दृष्टि में करनी है या नहीं आपको सोचना है, लेकिन अगर करनी है, कहीं भी करनी है, सही समय यही है ग्रेजुएशन का। और इस उम्र में मेहनत करने की लिमिट नहीं होती। आप इस समय जिस मतलब एनर्जी लेवल से भरे होंगे ना, थकान तो होती नहीं होगी इस समय। तो ये सही समय है, एक बार मेहनत कर लीजिए और आईएएस बन गए या किसी भी अच्छी सर्विस में चले गए, आईपीएस बन गए, जो भी बने, तो फिर वो जीवन अलग है, बहुत अलग है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा ही जीवन है, उसमें कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां भी दुख है, वहां भी तनाव है। तनाव तो मोदी जी को भी है, तो मोदी जी कौन नहीं बनना चाहेगा। कोई आपसे कहे कि पीएम बन जाओ तो आप कहेंगे कि नहीं तनाव होता है। वो पैकेज तो पूरा एक साथ ही आता है, पावर और तनाव का एक साथ पैकेज आता है। तो आईएएस में भी पावर है, तनाव भी है। लेकिन आईएएस नहीं बनेंगे तो पावर नहीं, तनाव तब भी है। तो तनाव तो हर जगह है, इसलिए बनिए तो फिर कुछ बड़ा बनिए। तो आपके प्रश्न का जवाब मेरी तरफ से ये है कि बेस्ट एज है, आप ग्रेजुएशन का पहला साल मौज मस्ती कर लीजिए। इतना तो हक बनता है बच्चों का भाई। 17 साल की जेल से निकलते हैं, मजाक है क्या। 1 साल खूब मटर गश्ती कीजिए। मटर गश्ती समझते हैं ना, घुमक्कड़ी, दोस्तों के साथ जाना, कभी किसी कैफे चले गए, टपरी चले गए कभी। टपरी ये मेन है ना आप लोगों का यहाँ का, वो मेरा ही फेवरेट है टपरी। कभी टपरी चले गए, कभी और घूम लिए, वो सब। लेकिन 1 साल के बाद क्या होता है ना कि बहुत भूखा आदमी जब होता है, उसके सामने खाना आ जाए, टूट पड़ता है। एक बार गले तक भर जाए ना, फिर वो शांत हो जाता है। तो पहला साल मौज मस्ती का, फिल्में देखिए, घूमिए, दोस्त बनाइए। BFGF वाला जो खेल है वो भी थोड़ा सा, कोई बने ना बने बोलना शुरू कर दीजिए ये मेरा BF है, ताकि मन संतुष्ट रहे कम से कम। और जब ये सारी संचित कुंठाएं तृप्त हो जाएं कि हाँ मेरे दोस्त हैं, मेरा स्टेटस है, लोग जानते हैं मुझे, मैंने टपरी में खाना खाया है, मैं रात को घूमा हूँ सड़कों पर बाइक पे बिना हेलमेट के, ये सब जब शौक पूरे हो जाए थोड़े से, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन से टूट के पढ़ना शुरू कर दीजिए, सीरियस पढ़ाई। और आईएएस बन गए तो वो सब जीवन में आपके उपलब्ध है उसके बाद, सारे सुख आनंद जो आप सोचते हैं कि मिले।
ये मज़ा है। मैं मजाक में कई बार कहता हूँ कि इस दुनिया में नौकरी एक ही है, आईएएस, बाकी तो नौकरियां हैं। आईएएस तो आईएएस है, कोई मुकाबला नहीं है। जी सर, जैसे आप कह रहे हैं कि सेकंड ईयर से शुरू करें, अगर मतलब फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं कर दीजिए। बात, तो सर जैसे माइंड क्या होता है ना, एक वो मिट्टी, कच्ची मिट्टी की तरह होता है कि अगर हम उससे निकल के अगर मौज मस्ती में लग जाते हैं तो फिर वो हमारा मौज मस्ती वाला ही माहौल हो जाता है। इनका कहना है कि अगर हम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि माहौल एक बार उस रास्ते पे जाएंगे तो कहीं ऐसा हो कि वापस आना मुश्किल हो जाए। डिपेंड करता है। मतलब मुझे ये भी लगता है कि आईएएस बनने के लिए आपका पढ़ाकू होने से ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्मार्ट होना। पढ़ाई में भी स्मार्ट होना, बातचीत में भी स्मार्ट होना, जीवन के प्रति नज़रिया भी स्मार्ट होना। और स्मार्टनेस केवल किताबों से नहीं आएगी, उसके लिए 1 साल की आवारागर्दी बहुत ज़रूरी है ना। मतलब शब्द मैंने कठोर चुन लिया, आवारागर्दी, मेरा भाव आप समझ रहे होंगे। जब तक आप दोस्तों के साथ घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, तब तक स्मार्ट नहीं हो पाएंगे। तो पहले साल में अगर आपको उस सब से थोड़ा कम करना तो एक काम कीजिए, जो कॉलेज है आपका, डिबेट्स बोलिए वहां पर खूब, मोनो एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग कंपटीशन है उसमें जाइए, मंच पर जाइए खूब, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उनमें जाइए। ये सारी चीजें कुल मिला के आपको ऐसा व्यक्ति बना देंगे कि आपसे बात करना किसी को भी अच्छा लगेगा। और इंटरव्यू में अल्टीमेटली परीक्षा इसी बात की है, वहां किताबें काम नहीं आती, वहां स्मार्टनेस चाहिए। और 1 आध साल तो फिर मिलना भी चाहिए ना, वरना क्या होता है कि पढ़ते रहे स्कूल में, फिर पढ़ते रहे कॉलेज में, आईएएस बने, और वहां जाके भोंदू बन के खड़े हुए सबके सामने। तो ऐसा भोंदू क्यों बनना है ना, लगे कि कोई स्मार्ट इंसान है तो उसकी बात अलग है। 3 साल निकाल दिए हो, कोई चिंता की बात नहीं। ये मोहतरमा कह रही है कि जिसने 3 साल आवारागर्दी में निकाल दी हो वो क्या करे। कोई बात नहीं। देखो, आईएएस की तैयारी कायदे से 1.5 साल का काम है। और ग्रेजुएशन में जो समझता हूँ राजस्थान का ट्रेंड, आमतौर पर 17वें साल में लोग ग्रेजुएशन में आ जाते हैं। यानी कि 3 साल अगर आपने ग्रेजुएशन के निकाल भी दिए तो आपकी उम्र 20 के आसपास है। और इसका मतलब है कि अभी भी 1 साल पूरा है पहले अटेम्प्ट से पहले। तो 1 साल पहले का और 6 महीने एग्जाम के साथ साथ, तो अभी भी संभव है कि आप 21 की उम्र में ही एग्जाम दे सकें। मैक्सिमम 22 कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 22 से शुरू कीजिए एग्जाम देना, और 22 ही तो लिखा है वैसे भी। तो ग्रेजुएशन निकल भी गई तो तनाव नहीं लेना है, जो निकल गया सो निकल गया। अब तो ये है कि जो बचा है उस पर काम करना है। ठीक है जी। हाँ 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 हाँ, हिंदी माध्यम से वैकल्पिक विषय अंग्रेजी में चुन लीजिए, अंग्रेजी माध्यम से वैकल्पिक विषय हिंदी में चुन लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ये 2017 से नियम चेंज हुआ है, पहले ऐसा नहीं था, अब ये सुविधा है जी। नहीं, जैसे आपने आईएएस का प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाए तो क्या कर सकते हैं जीवन में। मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो ये है कि आप किसी भी न्यूज़ पोर्टल पे, किसी वेबसाइट पे, दृष्टि जैसे किसी ग्रुप में काम कर ही सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो ये है। सरकारी में मेरी सलाह ये कि पीसीएस का एग्जाम सबसे अच्छा ऑप्शन है, एक सीएपीएफ का एग्जाम बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जो आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं सीएपीएफ वगैरह, उसके लिए बहुत मुश्किल, या जैसे एक प्रोविडेंट फंड वाला एग्जाम होता है, ये सब एग्जाम बहुत आसान होते हैं उनके लिए। पर मेरी पहली सलाह है कि पीसीएस साथ में रखिए, साथ में रखिए। ठीक है, एक बैकअप ऑप्शन जरूर लेके चलिए। अगर आप एकेडमिक्स में हैं, एमए, एमफिल, पीएचडी कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं तो पीसीएस का सिलेबस देखते रहिए। आईएएस की तैयारी के बाद किसी भी राज्य का पीसीएस पढ़ने के लिए मैक्सिमम 6 महीने चाहिए आपको, इतना ही चाहिए, क्योंकि तब आपका टेम्परामेंट भी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी आप समझते हैं चीज़ों को। तो पीसीएस बेस्ट चॉइस है। नहीं तो टीचिंग जैसा कोई एक ऑप्शन साथ में बनाए रखने के लिए एमए जैसी डिग्रीज करके रखिए, कि संकट आए तो फिर वो कर लीजिएगा जी। अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। अगर आप इसी साल प्रीलिम्स दे रहे हैं तो अब समय आ गया प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करने का। और प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज एक बुक लिस्ट है जो हम सब बच्चों को देंगे यहाँ पर भी, उसमें 11-12 हज़ार प्रश्न है, उनका अभ्यास कीजिए। अब प्रीलिम्स पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि अब लगभग 2-3 महीने बचे हैं ना जी। बोलिए बोलिए। यूपी की धूमधाम से हो सकती है, बिहार की आराम से हो सकती है, आरएएस की नहीं हो सकती है। इनका सवाल है कि क्या आईएएस पीसीएस साथ साथ हो सकता है। मतलब आईएएस पीसीएस ऐसा नहीं है कि आपने आईएएस पढ़ा और आरएएस हो गया अपने आप, ऐसा नहीं है। यूपी अपने आप हो जाता है, बिहार लगभग अपने आप हो जाता है।
राजस्थान के लिए आपको कम से कम 6 महीने अलग से देने पड़ेंगे। यूपी में दे सकते राजस्थान वाले? हाँ हाँ, देखो अभी जो हरियाणा ने किया ना 75% वाला, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बहुत जल्दी खारिज हो जाएगा। किसी भी राज्य की सरकार भारत के किसी भी राज्य के व्यक्तियों के लिए नौकरियां आरक्षित नहीं कर सकती। आर्टिकल 16(5) संविधान का पढ़िए, समझ में आ जाएगा। 16(3) सॉरी, उसमें पढ़िए, समझ में आएगा। तो आप राजस्थान का ही नहीं, आप उत्तर प्रदेश का भी एग्जाम दे सकते हैं, बिहार का भी दे सकते हैं, कहीं का भी। एक ही बात है कि वहां की भाषा, जैसे उत्तर प्रदेश तो हिंदी है, कोई दिक्कत है नहीं। आप पंजाब भी दे सकते हैं, किंतु पंजाबी आनी चाहिए, क्योंकि वहां की राजभाषा वही, उसका एग्जाम होगा। आप तमिलनाडु का भी दे सकते हैं, बस तमिल आनी चाहिए। तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में तो आप हर जगह एग्जाम दे ही सकते हैं, और पूरा हक है आपको देने का, सफल होने का। जी, सेल्फ स्टडी में देखो हार्ड तो कुछ नहीं होता यार, ये तो कहने की बातें होती है। हार्ड का मतलब है कि किसी विषय को पचा के लिखने की स्थिति में कैसे आएंगे। तो आईएएस में मेरे ख्याल से पॉलिटी और एथिक्स जो पढ़ने में बहुत आसान है, लिखने में थोड़े से मुश्किल है अपने आप। वैकल्पिक विषय की बात कर रहे हैं? वैकल्पिक विषय में यूपीएससी में मेरी सलाह ये है कि आप हिंदी साहित्य या इतिहास या पोल साइंस या ज्योग्राफी, इनमें से कोई रख लीजिए। सेल्फ से हर विषय हो सकता है, अंतर सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन सेल्फ स्टडी से सब कुछ हो सकता है। ठीक है, इसके लिए समय देना पड़ेगा, कभी बैठ के बात करते हैं अलग से, है ना। ये कह रहे हैं कि इस बात का अंदाजा कैसे लगाएं कि प्रशासनिक सेवाएं हमारे मूल व्यक्तित्व से मैच करेंगी या नहीं करेंगी। ये तो इंडिविजुअल सवाल हुआ ना, अभी हम कलेक्टिव सवाल लेते हैं, इस पर कभी और बात कर लेंगे। दृष्टि का जो पेन ड्राइव कोर्स है, देखो आईएएस का जो कोर्स है, पेन ड्राइव तो है ही। अभी हम जो फाउंडेशन दिल्ली में शुरू होगा, उसके साथ ऑनलाइन भी शुरू करने वाले हैं। जब ऑनलाइन शुरू करेंगे तो दृष्टि का दिल्ली में जो कोर्स होगा, ठीक वही कोर्स हम हर जगह उपलब्ध करवाएंगे ऐप के थ्रू। पेन ड्राइव में कुछ फैकल्टीज अलग हैं, कुछ वही हैं। तो पेन ड्राइव बेसिकली उनके लिए जिनके पास समय है और 1.5-2 साल ठीक से पढ़ना चाह रहे हैं आराम से। और ऑनलाइन होगा क्लासरूम वाली क्लासेस सारी की सारी, उस पर क्वेश्चन आंसर सेशंस वगैरह भी होंगे। तो दोनों कोर्स अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास समय कितना है और कैसे पढ़ना चाह रहे हैं। हाँ, केक खा लो। ये कह रहे कि हिंदी माध्यम से एग्जाम दें या इंग्लिश मीडियम ले लें, क्योंकि रिजल्ट में इंग्लिश मीडियम बेहतर है। रिजल्ट में इंग्लिश मीडियम बेहतर हमेशा था, अब भी है। अंतर सिर्फ ये है कि पहले हिंदी मीडियम में फाइनल सिलेक्शन करीब 10% हो जाते थे, और इधर वो 3, 3.5, 4, 2.5 इस रेंज में आए हैं, जिसकी मूल वजह 2013 से हुआ सिलेबस का चेंज है। ठीक है, लेकिन जो मैंने 4-5 एग्जाम्पल आपके सामने रखे, मैं 2 वाक्यों में सारी बात का सार निकाल देता हूँ। हिंदी माध्यम से सिलेक्ट होना मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप मेहनत इंग्लिश मीडियम के बच्चे से थोड़ी ज्यादा करें, थोड़ी ज्यादा। एक तो राइटिंग स्पीड के लिए, क्योंकि लिखने की स्पीड हिंदी में कम रहती है। हिंदी मीडियम से आईएएस में टॉप करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहां थोड़ा सा अंतर जो आता है वो टॉप करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर सकता है, अगर आपका वैकल्पिक विषय सही है। और आपने देखो, मैं आईएएस की वर्कशॉप में विस्तार में समझाऊंगा, सारा स्कोर पैटर्न समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लें, अगर आपके जीएस में 400 नंबर हैं 1000 में से, वैकल्पिक विषय में 500 में से 300 नंबर हैं, ठीक, 700। निबंध में 140 के आसपास मान लीजिए, 840। और इंटरव्यू में यदि आप 180 के आसपास ले आते हैं, 1020, तो जनरल कैटेगरी में आप आईएएस बन जाते हैं। ये बहुत मुश्किल चैलेंज है नहीं, बशर्ते स्ट्रेटेजी हर जगह ठीक बैठ जाए। इस बार भी हिंदी माध्यम से कम 5-6 लोग आईएएस बने हैं, मैं सबको जानता हूं। बस ये कि जनरल से आईएएस बनना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि रैंक थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो जो SC, ST, OBC, EWS में है, वो उस बेनिफिट से आईएएस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, कोशिश करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड हम सबका कमजोरी मान के चलते हैं भाई।
आप नहीं रहे, सब हैं, बस आपको एहसास है। इतना ही अंतर है। यहाँ जितने बच्चे बैठे कम से कम 90% ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आए हैं, ज्ञान लेके नहीं आए, एकदम खाली हाथ आए वहाँ से। सही बात है ना लगभग? या बहुत सीरियस? अच्छा पूछ ही लेते ना, आप में से कितने बच्चों ने ग्रेजुएशन बहुत सीरियस पढ़ाई की है? देखिए 5 ने हाथ खड़ा किया, तो वही परसेंट निकला 90 के आसपास। अच्छा किया। ये कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य रख रहे हैं, पहले कभी पढ़ा नहीं है। तो मैं सुनो, हिंदी साहित्य की क्लास में ये प्रश्न है, एक बच्चे ने पूछा, मैंने उसका उत्तर क्या दिया, मैं आपको वही उत्तर दे देता हूँ। क्लास में भी ये उत्तर दिया है, बैठो तो सही। तो ऐसे एक बच्चे ने पूछा कि सर हिंदी साहित्य की पढ़ा नहीं है तो क्या करें? तो मैंने एक संगीतकार की कहानी सुनाई कि एक संगीतकार था, एक बच्चा उसके पास गया कि मुझे संगीत सीखना है, कितना टाइम लगेगा? उसने कहा 12 महीने, नहीं 6 महीने। फिर उसने कहा देखिए थोड़ा बहुत संगीत मुझे आता है, मैंने बचपन से हारमोनियम पे हाथ साफ किया है, बांसुरी भी बजाई है, तो थोड़ा बहुत आता है। अब कितना समय? बोला 12 महीने। बोले अजीब हाल है, मेरे तो बैकग्राउंड भी है। बोले 6 महीने उसको साफ करना पड़ेगा, फिर 6 महीने पढ़ाएंगे। तो देखो जिनको बैकग्राउंड है और जिनको बैकग्राउंड नहीं है, दरअसल वो लगभग बराबर है। बस बैकग्राउंड वाले को कॉन्फिडेंस है कि बैकग्राउंड है, जबकि है कुछ नहीं। तो उसका कॉन्फिडेंस खत्म भी तो करना है पहले, कि वो मिथ्या आत्मविश्वास से ना भरा रहे। जमीन पे आए पहले, फिर शुरू करे जीरो से। इसलिए हिंदी साहित्य एकदम आसान ऑप्शन है, कुछ है ही नहीं उसमें यार। इस बार जो 3-4 लोग बता रहा हूँ टॉप करने वाले ना, उनमें लगभग सबका वही है। और मैं अगली बार रिजल्ट आने दो, मैं नाम बोलने से बच रहा हूँ, यहीं आके बताऊंगा पूरी कहानी। सर 12th बाद ग्रेजुएशन में कौन सी विषय का चयन करना बहुत बेहतर रहता है, खासकर विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए? नहीं देखो, इस बात को भूल जाओ कि वर्ग कौन सा था आपका, है ना। आप ग्रेजुएशन में या +2 में वो विषय अगर ले जो ह्यूमैनिटीज़ के, तो बेहतर है। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अगर आप ये पढ़ लेते हैं कॉलेज में तो थोड़ा आसान हो जाएगी यात्रा आपकी। तो कोशिश कीजिए कि वो विषय पढ़ लें। अब एक काम करते हैं, 1-2 सवाल करके ख़त्म करते हैं, वरना ये यात्रा कभी ख़त्म नहीं होती है। रुको, पहले आप पूछिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे अब ये वीडियो देख रहे हैं, सेमिनार देख रहे हैं, तो तब तक तो ये लगता है कि हो गया, सब कुछ हो गया, आग लगा दूंगा, ये स्वाभाविक है। हाँ वीडियो खत्म हो गया, ये सेमिनार खत्म हो गया, तब खत्म है, तो कुछ चल। हाँ, इसका मतलब आप मानसिक रूप से एकदम ठीक हैं। हाँ, अगर आप सबको ऐसा होता है कि किसी दिन लगता है कि IAS बन ही जाऊंगा और 4 दिन बाद लगता है कि नहीं बनूंगा, तो इसका मतलब है कि आप ठीक हैं एकदम। हाँ एकदम ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़ स्थायी लगने लगे तो दिक्कत है। देखो अगर 70-80% टाइम लगता है कि हाँ हो जाएगा और 15-20% टाइम लगता है कि नहीं होगा, तो आप एकदम स्वस्थ व्यक्ति हैं। जिसको 100% लगता है कि हो ही जाएगा, उसको चिंता की बात है। कभी कभी कॉन्फिडेंस हो और कभी कभी भय हो तो आप ठीक व्यक्ति हैं, एकदम सही रास्ते। मोदी जी भी डरे हुए बंगाल में क्या होगा, सबको भय होता है, स्वाभाविक है। लेकिन भय की मात्रा कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा ना हो जाए। कॉन्फिडेंस 70-80% हो, 15-20% भय हो तो सामान्य बात है। अब इस बिंदु पर हम इसको छोड़ते हैं। मैं आता ही रहूँगा, कुछ समय के बाद तो आप बोर हो जाएंगे, इतना क्यों आते हो भाई, ऐसे बोलने लगेंगे। अच्छा अभी रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मुझे भी ना और क्लासेस में जाना है, तो पहले मुझे निकलने का मौका दीजिए कि मैं उन बच्चों से मिल लूँ, फिर आप निकल जाइएगा। एक आखिरी सवाल आप पूछ लीजिए, आपने चेहरा ऐसा बनाया गुस्से वाला। हाँ बताइए, बोलिए। सर जो दृष्टि है वो मई में शुरू करेगा कुछ क्लासेस लगभग हाँ, सर, तब तक क्या? कुछ बेसिक पढ़ लीजिए, कोई भी पॉलिटी लक्ष्मीकांत वाली बुक से पढ़ लीजिए, है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खमा घाणी फिर से। मैं हर बार राजस्थान आता था ना, लिखा होता था पधारो हमारे देश, तुम पधारी गए। फिर अब मैं कहूँगा संभालो अपने देश पे, हम तो पधार गए। ठीक है,
मैं फिर से आऊँगा, चिंता मत कीजिए, बार बार मिलना होगा, मैं हर महीने आऊँगा। और हाँ ठीक है, तो अच्छा बोल दो, लास्ट बोल दो। सर आपने अपने पहले वीडियो में कहा था 2 साल पहले कि अगर हिंदी मीडियम से हो तो प्रॉपर सब्जेक्ट, और ऑप्शनल में अगर आप साहित्य से हो तो वो बेटर साहित्य को आप प्रायोरिटी ज़्यादा। खुल के बोल रहा हूँ आज भी। वही सर, अगर इंग्लिश मीडियम से कोई बच्चा कर रहा है तो उसको कई विषय हैं इंग्लिश मीडियम में, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य वहाँ भी चलता है। वही बेटर होता है ना सर, या फिर प्रॉपर सब्जेक्ट कोई भी लिटरेचर या सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस परफेक्ट है एकदम। एंथ्रो भी अच्छा है इंग्लिश मीडियम में। अभी के लिए खम्मा घनी, फिर मिलेंगे जल्दी।